50 ओवर का गेम बाबर आजम एज अ कैप्टन नहीं संभाल सकते। वो प्रेशर इस तरह लेते हैं जिस तरह वो गिर जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। मोहब्बत की शिद्दत जितनी ज़्यादा होती है ना, उतना ही वो इजहार भी मांगती है। खांसी में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। एसओपीज होते हैं कि जानवर को जब भी आपको टच करना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है। नाज़रीन, हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आपसे आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। नाज़रीन, कहते हैं कि जी सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। यकीनन आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। ये तस्वीर जो आपने देखी हैं, ये हमारे ग्राफिक्स टीम के सीनियर एनिमेटर इमरान सिद्दीकी की हैं, जो गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में जांबर ना हो सके। उन्हें कोरंगी गोडाम चौरंगी के करीब एक ट्रॉलर ने टक्कर मार दी थी जब वो अपने घर वापस जा रहे थे दफ्तरी काम मुकम्मल करके। ज़ख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस वक्त इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर दे रहा हूँ कि वो जानबर ना हो सके। बहुत ही नफीस आदमी थे, इंतहाई मेहरबान दोस्त थे, हमारे साथी थे, हमारी फैमिली का हिस्सा थे। उनसे हंसी मजाक हर वक्त होता रहता था, शुगल लगा रहता था। जिंदा दिल इंसान और अपने काम से बड़े ही जुड़े रहते थे हर वक्त। यानी कहा यह जाता है जी कि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन जब आपका कोई साथी, जब आप कल अपने ऑफिस से अपना काम मुकम्मल करके घर जाते हैं, हाई फाइव्स देते हैं, वेव करते हैं, सी यू टुमारो बोल के निकलते हैं, और कल जब आप वापस आते हैं और आपको पता चलता है कि आपका वो साथी मौजूद नहीं है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। खैर, बोल फैमिली जो है, पूरा बोल नेटवर्क जो है, वो इस वक्त इमरान के साथ उनके दुख में शरीक है। यकीनन हम इसका कोई नेमुल बदल तो पेश नहीं कर सकते, और कोशिश यही है कि आपको, उनके अहले खाना को, कोई और मुश्किलात जो हैं उनकी कम की जा सके। बस यही दिली ख्वाहिश है। और इसी न्यूज़ के साथ वो कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। शो तो जो है जी वो चलता रहेगा, इमरान के बाद भी, सैरिश के बाद भी, फ़हीम के बाद भी। तो इस खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, तो शो मस्ट गो ऑन। बड़ी खबर की जाने पड़ती। क्या बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गरूब होने को है? कौमी टीम की क़यादत की तब्दीली की खबरें जोर पकड़ गई हैं। T20 के लिए शाहीन शाह अफरीदी और टेस्ट के लिए शान मसूद का नाम ज़ेर-ए-गर्दिश। वर्ल्ड कप की शिकस्त की जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जल्दबाजी में बड़ी तब्दीलियां कितनी दुरुस्त है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। 16 का डोला, 46 की छाती। कराची पुलिस के SHO औरंगजेब खटक की फिटनेस देखकर हर कोई दंग। तमाम पुलिस वालों के लिए मिसाल है। बिल्कुल रियल लाइफ हीरो से मुलाकात होगी आज के प्रोग्राम में, और कैमरे की आंख से जंगली हयात की हालतजार दिखाने की कोशिश। सैयद हसनैन रजा बेजुबान जानवर की जुबान बनना चाहते हैं। बलूचिस्तान में समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके काम को खूब पजीराई मिल रही है। आज आपको उनसे मिलवाएंगे। और नीम हकीम खतरा जान, एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल आम। पूरी दुनिया एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से आगाही का हफ्ता मना रही है। जी हाँ नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। इन पर तफसीली बात भी होगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं ट्विटर की जानिब। इलान मस्क साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसका नाम बदल दिया है, लेकिन आज भी हम इसे मुखातिब ट्विटर से ही कर रहे हैं। हैशटैग पहला है जी बिहाइंड यू बाबर आजम। ये जो लोग होते हैं ना जी कि बाबर आजम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ फिर पीछे से निकल ही जाते हैं। खैर, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ताहाल टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है। बाबर टीम में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर आज चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से मुलाकात में ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की भी उम्मीद है, और शायद उनसे इस्तीफ़ा ले भी लिया जाए। वरना बोर्ड ने यह भी इकदाम ले लिया है कि अगर इस्तीफ़े की बात नहीं हुई तो वो उन्हें हटा भी सकते हैं, यानी टर्मिनेशन तक भी बात जा सकती है। ये सारी बातें अभी तक खबर की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई हैं, अभी तक कयास आराइयाँ हैं। देखते हैं आज की मुलाकात के बाद होने क्या जा रहा है। बाबर आजम से अपनी मोहब्बतों का इजहार अवाम ट्विटर पर कर रही है। किसी ने लिखा, वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, सिर्फ बाबर आजम तो नहीं है। किसी ने
लिखा कि बाबर आजम बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, उन्हें टीम में रहना चाहिए और अगर उन्हें कप्तानी से हटाया गया तो उनका मोराल भी डाउन हो सकता है। इसके साथ साथ ये तो हमने उन लोगों की बात कर ली है जी जो कि पान के केबिन पर, चाय के ढाबे पर या फिर अपने खानदानी डिनर की टेबल पे बैठ करके जो है वो ये तबसरे करते रहते हैं क्रिकेट पे कि जी ऐसे शॉट खेल लेते तो ये हो जाता, ये कैच यूं भी ड्रॉप हो सकता था, यार डाइव क्यों नहीं मारी उसने। इस किस्म के तज्जियाकारों की बात तो होती रहती है, लेकिन अगला ट्रेंड जो आ रहा है वो बड़ा स्ट्रांग है। 83 वर्ल्ड कप जिसने जितवाया था इंडियन टीम को, उस कप्तान ने भी बाबर आजम के लिए कुछ कहा है। जी हां, हैशटैग कपिल देव भी जो है वो ट्रेंड में शामिल है। साबिक लेजेंड क्रिकेटर कपिल देव भी आ गए हैं मैदान में। हालिया दिनों उनका बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बाबर आजम की खुलकर तारीफ की और तनकीद करने वालों को खूब आड़े हाथों लिया। एक पॉडकास्ट में तो गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान टीम की मौजूदा कारकर्दगी की वजह से लोग बाबर आजम को ताने दे रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ये वही खिलाड़ी है जिसने 6 माह कबल पाकिस्तान को पहले नंबर पर पहुंचाया था। कपिल पाजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जी खिलाड़ी पहली बॉल पर भी आउट हो सकता है, चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, और वो अपनी एक तारीख भी रकम कर सकता है जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल ने इस वर्ल्ड कप के अंदर कर दी है। अब कोई भी क्रिकेट की अगर फास्टेस्ट इनिंग खेली जाएगी तो वो मैक्सवेल से कंपेयर की जाएगी। इसी तरीके से अगर बेहतरीन किस्म का हेलीकॉप्टर शॉट खेलेगा तो वो MS धोनी से कंपेयर किया जाएगा, और इसी तरीके से अगर कोई अच्छा कवर ड्राइव खेलता है तो बाबर आजम ही उसका कंपैरिजन है। खैर, बात क्रिकेट पे हो रही है तो नाज़रीन आपको ये भी बताया चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत से खिलाड़ियों को अब आराम की जरूरत है और वो टैलेंट जिसको अब तक घर बिठाया गया था उनको चांस मिलने के इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़े फैसले करने जा रहा है जिसमें बाबर आजम की कप्तानी का फैसला भी शामिल है। लेकिन बाबर आजम जो हैं वो अपने तौर पर दिफाई पोजीशन संभाले हुए हैं या नहीं, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास साहब, वेलकम टू द शो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सर। सर, कैसा चल रहा है मौसम इंडिया का? अब पाकिस्तानी टीम तो वापस आ गई है, आप वहीं हैं? सर हम तो पाकिस्तान में, अब तो पाकिस्तान का मौसम बड़ा खराब हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको कमरे में बंद देखा, मैंने कहा कहीं अभी तक आप वहीं पर तो नहीं रुक गए, फाइनल देख कर आए? नहीं सर, कोई खबरों के तलाश में है सर। खबरों की तलाश हमें भी है, इसीलिए आपको जो है वो हमने, वो कहते हैं सोए हुए शेर को जगाना, हमने सोए हुए शब्बीर को जगा दिया है। तो सर, सर मैं तो अर्ली राइजर हूँ, मैं सुबह नमाज के वक्त उठ जाता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है सर, बेहतरीन। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये बताइए सर, ये बाबर आजम की आज मुलाकात होने जा रही है, बड़ी ही खास मुलाकात है। कोई खबरें आपके पास जो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग जराए से आपके पास आती हैं, तो कुछ शेयर करें। सर, बाबर आजम के हवाले से जो कल एक्स टेस्ट क्रिकेटर जका अशरफ साहब को मिले, सब ने एक ही बात की है कि बाबर आजम शदीद दबाव में था और बाबर आजम दबाव में कप्तानी ही नहीं कर सकता। एज अ इंडिविजुअल प्लेयर बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बातचीत नहीं है, ना कर सकता है, क्योंकि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन। तो आज बाबर आजम की मुलाकात होनी है, मिकी आर्थर की मुलाकात भी होनी है, टीम मैनेजर भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी लॉट जो है वो चेंज होने वाली है और एक नया कोई सेटअप होगा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम के साथ बनेगा पाकिस्तान टीम का, और होप फॉर द बेस्ट। आज अहम फैसले होने हैं। चीफ सेलेक्टर जो अबूरी बनाए गए थे उनको भी, चूंकि वो अबूरी बनाए हुए थोड़े दिनों के लिए, उनको भी फारिग किया है, उनसे भी माजरत की है। नई सिलेक्शन कमेटी भी बनने जा रही है। तो ये फैसले बड़े ज़बरदस्त फैसले होने हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले होने हैं, मुल्क की क्रिकेट में बेहतरी किस तरीके से आए, ये वो फैसले। तनकीद तो हो रही है, तनकीद करने वाले उस वक्त भी खुश नहीं थे जब बाबर आजम को कप्तान रखा था। अब जब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर क्वेश्चन मार्क है, तो अब वो लोग दोबारा से एक नया उन्होंने शोशा शुरू किया हुआ है कि जी बाबर आजम को हटा देना पता नहीं कितनी बड़ी ज्यादती हो जानी है। बाबर आजम को टीम से कौन हटा रहा है? और अभी वनडे क्रिकेट में बड़ी देर है, लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी हमारी वनडे क्रिकेट नहीं है, अभी हमने फोकस करना है टेस्ट के ऊपर और T20 के ऊपर। ये वनडे क्रिकेट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी तो ये फैसला होना है कि बाबर आजम, देखें, बाबर आजम प्रेशर के अंदर नहीं खेल सकते। बाबर आजम को आप देख लें कि पूरा टूर्नामेंट, और बाबर आजम की आप पिछली भी सीरीज देख लें, बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन वो प्रेशर के अंदर बिल्कुल नहीं खेल सकता। वो अपनी टीम को संभाल, वनडे में तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। T20 की हद तक तो ठीक है, लेकिन वनडे जो है वो नहीं। 50 ओवर का गेम बाबर आजम एज अ कैप्टन नहीं संभाल सके। सर वो टीम को नहीं संभाल सकते। आप देखिए वो प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, वो अपने प्लेयर्स को सही तरीके से शफल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं।
वो प्रेशर इस तरह लेते हैं जिस तरह वो गिर जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड के अंदर। तो ये एज अ कैप्टन बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, और हमें ऐसा कैप्टन चाहिए जो टीम को पूरी साथ लेकर खड़ा हो। अगर प्रेशर आता है क्रिकेट के अंदर, प्रेशर हर दूसरी बॉल के ऊपर आप पे प्रेशर होता है, आपके 2 छक्के लग जाए तो वो भी प्रेशर आ जाता है आप पे। तो ये प्रेशर को कन्वर्ट तो नाम क्या इस वक्त अब्बास, नाम क्या गर्दिश कर रहे हैं T20 के लिए? शाहीन शाह अफरीदी को फाइनलाइज करने की कोई अभी उम्मीद नजर आ रही है? कोई प्रेशर है या मेरिट पे ही जो है वो शाहीन आएंगे? देखें, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन टीम मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि पुराने क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। यूनस हैं, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद हफीज हैं। कल 2009 की जो टीम है T20 विनर फातेह, वो पूरी टीम में काफी खिलाड़ी जो हैं वो मिले हैं ज़का अशरफ साहब से, उनमें से यूनुस खान साहब की क़यादत में। जी बिल्कुल सर, मिलेंगे, और आज भी बहुत सारे लोगों ने मिलना है। ये क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट की बेहतरी का सवाल है। ज़का साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, और मैं समझता हूं कि वो तनकीद बिल्कुल बिला जवाज थी। ज़का अशरफ ने क्रिकेट नहीं खेलनी थी। ज़का अशरफ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका काम है खिलाड़ियों को सपोर्ट देना, खिलाड़ियों को फाइनेंस। मेरे ख्याल में उन पे तनकीद भी जो हुई है वो सिर्फ उनका वो जो स्क्रीनशॉट दिखाने पे, दैट वाज अनएथिकल, कि आप किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से नहीं दिखा सकते। बाकी उनकी कारकर्दगी के ऊपर तो कोई तनकीद मेरे ख्याल में 2 महीने उन्हें मिले। शेट्टी साहब को गए हुए कितना टाइम हुआ होगा? अगर वर्ल्ड कप की तैयारी और एशिया कप से पहले गए ना, तो 2 महीने उन्हें मिले। उसके बाद टीम एशिया कप गई, 6 दिन के लिए आई, फिर वर्ल्ड कप के लिए निकल गई। तो उन्हें तो सिर्फ 2 महीने मिले थे इस टीम को समझने के लिए। इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। जो उन्हें बताया गया कि जी हम इनके साथ कंफर्टेबल है, कप्तान ने कहा मैं इनके साथ कंफर्टेबल, उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप जाएं। कारकर्दगी पे तो उनकी कोई बात मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा उछाली नहीं गई। और जो कर रहे हैं कि जी इनको अच्छा खेलना चाहिए, इन्हें समझ होनी चाहिए, उन्हें शायद ये नहीं पता कि मैनेजमेंट स्किल्स एक अलग ही फॉर्म होती है, उसके लिए आपका बेहतरीन खिलाड़ी होना जरूरी नहीं होता। दैट आई एग्री। लेकिन उनके जो स्क्रीनशॉट लीक करने वाली बात थी, उस पे बड़ी तनकीद हुई। देखें, वो स्क्रीनशॉट भी जो लीक हुआ, उससे पहले आप देखें कि क्या माहौल बनाया गया था कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से कि बाबर आजम की कॉल नहीं उठा रहे, बाबर आजम से बातचीत नहीं कर रहे। देखिए, चेयरमैन नहीं बात कर सकता। आईसीसी का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट चल रहा है, चेयरमैन का क्या काम है कि बाबर आजम से बात करें? बाबर आजम से उस वक्त बात करें जब बाबर आजम को आपको बकअप करना हो, और बिल्कुल उन्होंने बकअप किया है, पूरी टीम को बकअप किया है। पूरी कौम से उन्होंने अपील की थी कि टीम को बैशिंग टीम की ना करें, बल्कि टीम की सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया के अंदर टीम थी। और जब हम इंडिया के अंदर थे और जो माहौल हम देख रहे थे, वो बड़ा अजीब सा माहौल था कि आपके अपने टेस्ट क्रिकेटर्स ही अपनी टीम की बैशिंग करें टूर्नामेंट के मिड में। तो इस चीज को सिर्फ उन्होंने रोका था कि वो टीम को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, ये हमेशा टूर्नामेंट के बाद असेस होती है। जब टूर्नामेंट में आप हार के आते हैं तो तब आपको पता चलता है कि इन खिलाड़ियों ने ये गलतियां की हैं। तो बाबर आजम की जो गलतियां हैं उसमें वो टीम को संभाल नहीं सके। वो एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की, सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठकर उन्होंने अपनी मर्जी के लड़के खिलाए, लेकिन वो लड़के आगे आउटपुट नहीं दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को नाकामी हुई। तो अब्बास साहब, इसके लिए ये कहना मतलब गलत तो नहीं होगा कि जी दोस्ती इम्तिहान लेती है और दोस्तों की जान लेती थी, लेकिन दोस्तों का ओहदा ले रही है? देखिए, बिल्कुल दोस्तियां इम्तिहान लेती हैं, लेकिन जब आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो आपको मेरिट के ऊपर फैसले करने होते हैं। उस वक्त आपकी दोस्ती यारियां नहीं चलती हैं, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। और आपको पता है, देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कोई नहीं की थी। हमें इस तरह लगा कि हम फौरन उठे हैं, एशिया कप फारिग हुआ है और हम वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो गए। पूरी दुनिया की टीमों ने 2-2 साल से टीमों की तैयारी की हुई थी। हमारी जो साबका मैनेजमेंट कमेटी थी, जो बोर्ड के ओहदेदार थे, उनकी तरफ से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? उनकी तरफ से कोई पूल नहीं बस यहाँ पर एक सवाल आता है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, लेकिन मेरे जहन में सवाल आ रहा है तो मैं वो चाह रहा हूँ कि उसको भी आप ऐड ऑन कर लें। मुझे ये बताइएगा कि हम तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक थे वर्ल्ड कप से पहले। हमारे जो बॉलर्स थे, हमारे पेसर्स थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे थे, दुनिया परेशान थी, लोग टेंशन ज़्यादा थे कि यार इनको हम कैसे खेलेंगे, क्या होगा। नंबर 1 टीम हमारी थी, नंबर 1 खिलाड़ी हमारे थे, बल्लेबाज नंबर 1 हमारे थे, गेंदबाज नंबर 1 हमारे थे। ये अचानक इंडिया के सफ़र शुरू होते के साथ ही हमारी टीम में हुआ क्या? सिर्फ एक नसीम शाही तो नहीं थे उसमें, बाकी तो टीम पूरी थी। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट जो है जब प्लेयर हो जाए तो वो खराब हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस टीम को मार जाता है। जब आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आप ना कर सके, तो ये देखें, वक्त से पहले आपको नहीं बात करनी चाहिए। ये एक दुनिया का असूल है कि जब आप बड़े बोल बोलते हैं तो बड़े बोल कहीं पे जाकर छोटे बोल हो जाते हैं और आप मिसफिट हो जाते हैं उसमें। यही पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है। हमारे पास बड़े रैंकिंग के, आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे,
लेकिन फिर वही बात करते हैं कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स ज्यादातर हैं, जिसमें इमामुल हक हैं, जिसमें बाबर आजम है, ये अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर देते रहे, अपने रिकॉर्ड बनाने पर जोर देते रहे कि हमारी किसी तरीके से टीम में जगह पक्की हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। क्रिकेट में आपको टीम के लिए परफॉर्म करना होता है, एज ए यूनिट आपने खेलना होता है, आपको टीम को जितवाना होता है। जब ये चीजें प्लेयर्स के अंदर से लैक कर जाएं तो बहुत नुकसान होता है। और साथ मैं बार बार इस चीज को ऐड क्यों करता हूं, क्योंकि जब आपके जहन के अंदर क्रिकेट ना हो, आपके जहन के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, आपके जहन के अंदर बड़ा मैच ना हो, आपके जहन के अंदर हो कि हमें तनख्वाहें नहीं मिली, आपकी तनख्वाहें किसने खा जानी है, आपकी तनख्वाहें किसने रोक लेनी है, किसने आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक लेना है। अच्छा अब्बास, आपने बड़े मैच का जिक्र किया, तो आज एक बहुत बड़ा मैच होने के लिए जा रहा है आईसीसी, क्योंकि इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इवेंट तो जारी है और उस पर भी बात करना जो है वो बनता है। मुझे बताइएगा, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है उसमें इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच सेलेक्ट की है, आईसीसी के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, पिच टैंपरिंग के ज़मरे में ये बात आ रही है। ये क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है इनमें? ये सब खबरें ही हैं। वहां पर भी इस तरह की सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, टूर्नामेंट के दरमियान में खबरें थी कि बॉल के अंदर पता नहीं क्या लगा दिया है, बड़ा आला था वैसे, क्या लगा दिया है। देखिए, जो टीम अच्छा खेल रही होती, जो मेहनत कर रही होती, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया इस वक्त अनबीटेबल टीम है, अपने होम कंडीशंस का, अपने होम ग्राउंड का वो भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं। अपने साबिक लेजेंड्स को उन्होंने ऑन बोर्ड किया हुआ है। लेकिन अब्बास, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि ये बरतानवी अखबार ने पब्लिश की है खबर कि ये हुआ है, ये अब कयास आराई नहीं रही, ये खबर तस्दीक शुदा हो चुकी है कि आईसीसी के कानून की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया ने अपनी पसंद की पिच सिलेक्ट की है आज के मैच के लिए। मेरा नहीं ख्याल सर ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा। लेकिन अखबारों की खबरें तो पूरी दुनिया में, आपको पता है, हम इंडिया के अंदर थे और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर कैसी खबरें चली। वो यहाँ पर एक मीडिया मैनेजर साहब थे टीम के साथ, उन्होंने ऐसा एक क्योस बिल्डअप किया इस टीम के हवाले से कि लड़के बीमार हो गए हैं, लड़ाई पड़ गई है। वो अजीब सी एक सूरत हाल वहां पे इंडिया में हमें फेस करनी पड़ी। तो ये चीजें तो वो खबरें वो क्रिक बज के अंदर आप, लेकिन ये बरतानवी अखबार की है ना, इस वजह से हमने सोचा कि ये वो, क्योंकि वहां तो इदारे बंद हो जाते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं माजी में कि अगर अखबार गलत खबर शाया कर दे बिना किसी सबूत के तो वो अखबार बंद हो जाता है, और इस वजह से हमने इसे कोट करना जरूरी समझा कि ये हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर ऐसा हुआ है तो आईसीसी इस पर भरपूर किस्म का एक्शन लेगी, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये इंडिया का या बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करवा रहा है और बड़े समझदार लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पूरा एक बॉडी है क्रिकेट की जो इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो लाजमी देखेंगे इस मामले को। अगर उनके नोटिस के अंदर ऐसी बात होगी और इसका नोटिस भी लिया जाएगा, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग मेरा ख्याल है किसी सूरत भी नहीं होंगी। अगर उस खबर, बरतानवी अखबार ने खबर छापी है तो डेफिनेटली उनके पास भी कोई प्रूफ होंगे, उनको प्रूफ अगर आईसीसी मांगेगा तो उनको प्रूफ देने होंगे और प्रूफ करना होगा कि ये ऐसी खबर है। लेकिन वही बात आ जाती है कि मेहनत कर, हसद ना कर। ये तो जरूरी है, जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है। चाहिए, देखें, आपको मेहनत करनी चाहिए। टीम कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो, जो अच्छा खेल रही है टीमें, वो 4 टीमें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान इफ एंड बट्स के ऊपर थी, आप भी दुआएं कर रहे थे, हम भी दुआएं इंडिया में कर रहे थे। हमारी टीम आगे नहीं आ सकी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड, कुदरत के निजाम ने भी साथ नहीं दिया हमारा इस बार। सर मेहनत करनी चाहिए, कुदरत हमेशा मेहनत के साथ होता है, तो इसलिए ये निजाम बहुत रेयर केसेस के अंदर चलते हैं कि आप वहां मौजूद थे। अब्बास, ये भी बता दीजिएगा, जहां कयास आराइयों की बातें हो रही हैं, आपने बॉल का भी जिक्र किया कि लोगों ने कहा कि जी बॉल में कोई ट्रांसमीटर लगा दिया है, वो कहने में ये भी आया कि जी सबसे अच्छा तो खेला है थर्ड एम्पायर, क्योंकि जब भी रिव्यू के लिए गए हैं तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, देखने में आई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, जिसमें सबसे हाईलाइटेड अगर मैं बात करूं तो यादव की बॉल थी जो आउट स्विंग हो रही थी और इन स्विंग दिखा दी गई थी बाद में। इसके अलावा भी 2-3 ऐसी चीजें थी। हमारे मैच में भी ऐसा हुआ था, एक मैच के अंदर जो साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी आखिरी पे आउट हो गया था, वो नहीं हुआ था। तो ऐसी भी चीजें आई थी। तो ये आप इसे क्या कहते हैं, ये मैल फंक्शन हुआ है सॉफ्टवेयर या जानबूझ के किया गया है? क्योंकि देखिए, गलती की गुंजाइश तो हर जगह होती है, थर्ड एम्पायर भी अगर बैठा हुआ है तो मशीन भी खराब तो हो सकती है ना। सर देखें, जब टेक्नोलॉजी आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं पे ऐसे फ्लॉज भी आ जाते हैं, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। और डीआरएस के अंदर डेफिनेटली जो आपने निशानदेही की और हमने भी वहां पर देखा कि डीआरएस में इस टूर्नामेंट में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन डीआरएस में जो बेहतरी है उसकी जरूरत है और डेफिनेटली आईसीसी इस पर बातचीत कर रहा होगा, सोच विचार कर रहा होगा कि डीआरएस, क्योंकि डीआरएस इज अ फाइनल स्टेज,
डीआरएस एक आखिरी होप होती है बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी। तो अगर ये होप भी खत्म हो जाए, इसमें भी फ्लॉज आ जाएं, गलतियां हो जाएं, तो फिर वो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि नुकसान होता है उसमें। फिर आपके पास जो आखिरी होप होती है वो भी खत्म हो जाती है कि डीआरएस भी खराब हो गया है, डीआरएस भी ठीक नहीं चल रहा। तो डीआरएस की गलतियां हैं इस टूर्नामेंट में और मेरा ख्याल है कि आइंदा दिनों में डीआरएस में बेहतरी की जरूरत है और बेहतरी की जरूरत हर चीज में होती है और बेहतरी हो रही होगी डेफिनेटली। अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त हो गया बादशाह, थैंक यू सो मच। सिर्फ अगर आप ये बता सकें, हम जा रहे हैं, जाते रहते ये बता दीजिए, टेस्ट जो सीरीज आने वाली है उसका कप्तान किसे देख रहे हैं? आज फैसला हो जाएगा आज और कल में फैसला हो जाएगा। आपके जहन में क्या नाम है? मेरे जहन मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि 3-4 नाम जेरे गौर हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कोई नया खिलाड़ी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो सकता है? जी हो सकता है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत साथ नाजरीन एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अभी मास्टर फिल्म के अंदर आपने देख लिया है कि हमारे साथ जो है वो एक खूबसूरत सी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनका तारुफ आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि वो यहाँ पर आज आई क्यों हैं। हमारी दावत के ऊपर आई हैं डेफिनेटली। किस वजह से? पर्सनैलिटी मेक ओवर। जी हाँ नाजरीन, कितना अहम है ये पर्सनैलिटी मेक ओवर और ये होता क्या है? आप ये कह लीजिए कि आपकी शख्सियत की तश्कील और इसे निखारने के लिए आपके लिए कितना अहम है ये। वैसे तो हमें सबसे पहले अपने बर्ताव, अपने रवैये, अपने किरदार को मजबूत करना चाहिए। अपने बातिल को जो है वो बेहतर करने से पहले अपने जो अंदर की जो है उसे बेहतर कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और कहते हैं जी कि स्टाइल इज़ अ ड्रेस ऑफ योर थॉट्स और योर इमेजिनेशंस। तो आपके जो ख्यालात होते हैं वही आपके लिबास से, आपके बाहरी बर्ताव से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके जेस्चर से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नुमाया होती हैं। स्टाइल कोच भी हैं, शायरा भी हैं, लेक्चरार भी हैं और कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाती हैं। कभी कभी का मैंने वर्ड यूज़ किया है, शायद उससे इख्तिलाफ भी कर जाए। मुलाकात करवाते हैं आपकी नील अहमद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो नील। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अच्छा, आपने सलाम के साथ ही ठीक ठाक कर दिया। मैंने ये दूसरा सवाल रखा था आपके लिए। खैर, ये बताइए कि आज हम जो पर्सनालिटी मेकओवर की बात करने जा रहे हैं, ये होता क्या है? दरअसल इसका ताल्लुक अंदर और बाहर दोनों से होता है। हाँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी हम उर्दू में कहेंगे इसको, ताकि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा पैगाम मोहब्बत तक है, जहाँ तक पहुँचे। असल में मोहब्बत की शिद्दत जितनी ज़्यादा होती है ना, उतना ही वो इजहार भी मांगती है। हाँ। तो एक शख्स जब अपने आप से मोहब्बत करता है तो वो अपनी प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है, खुद से प्यार करना, खुद का इजहार करना। खुद परस्त बना रही हैं आप लोगों को। चलें आप यूँ ले लीजिए। अच्छा। किसी बहाने तो अच्छे हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद परस्ती नहीं कहते, वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट तक रहना चाहिए। बिल्कुल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम होती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिरी बात। अच्छा, हम इसको डिवाइड करते हैं ना। पहले हम ज़ाहिरी के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। बातिल जो है वो तो जिसका ठीक होता है वो तो खुदा जाने या बंदा जाने, कब्र काल मुर्दा जानता है। तो ज़ाहिरी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो वो क्या की पॉइंट्स होंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे माशरे में, बल्कि हर माशरे में, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। ठीक है, जब तक जैसे जैसे आप तालीम हासिल करते जाते हैं और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि एटीट्यूड को कैरेक्टर कैसे बनाना है। यानी आपका जो रवैया है वो आपका किरदार कैसे बनेगा। तो जब आप रवैये से किरदार की तरफ जाते हैं तो वो आपकी शख्सियत साजी शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है, आप माशरे से इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं तो कहते हैं ना, योर एटीट्यूड डिफाइंस योर एल्टीट्यूड। यानी आप कितना ज़मीन से जुड़े हुए हैं या आपके एटीट्यूड से पता चलता है कि हवा में तो नहीं उड़ रहा है। बिल्कुल। असल में इनहेरिटेड जो चीज़ें होती हैं वो एटीट्यूड कहलाती हैं। आप घर से लेकर के आ रहे हैं ना, जो चीज़ें, गुस्सा है, एंजाइटी है, या एक पेरेंट्स का जो वे ऑफ लाइफ है, या बाबा गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी इसी तरह से गुस्सा कर रहे हैं, या ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि जब आप उस एटीट्यूड से आप माशरे में नहीं रह सकते, आप सोसाइटी से इंटरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसमें यह होता है कि आपको सोसाइटी जो है वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। सोसाइटी में आप अपने कैरेक्टर से जाने जाते हैं, एटीट्यूड से नहीं जाने जाते। जहाँ पे आप एटीट्यूड दिखाएंगे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो शख्सियत साजी के अमल में आपकी जो ये पर्सनालिटी की जो ट्रायल्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर लेते हैं कि इकबाल के शाहीन को मैं हमेशा उसमें ऐड करती हूँ। तो इकबाल के शाहीन की जो खुसूसियात हैं, जैसे उसका बुलंद सोचना, बुलंद परवाज़ करना से मतलब बुलंद सोचना, तेज़ निगाह होना यानी क्रिटिकल आई रखना, और इस तरह से
आशियाना ना बनाना, यानी एक जगह पे स्टे ना करना, तो ये पर्सनालिटी ट्राइल्स कहलाती हैं। और ये सब चीज़ें जब एक शख्सियत के अंदर डेवलप होने लगती हैं, और ये कहाँ से लेता है, वो सोसाइटी से लेता है। एक तो वो घर से जो तरबियत लेकर के आया है, इनहेरिटेड चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल करना सोसाइटी बताती है। सही। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। ये तो फिर जो है वो अंदरूनी मामलात हो गई, ये फिर हमने ज़ाहिरी की बजाय बातिल की जो है वो बात कर ली है। अब इसमें आपने जिक्र किया इकबाल के शाहीन का, मैं आपसे जिक्र करूंगा हमारे शाहीन का, जो कि हो सकता है T20 के कप्तान भी बन जाए। अब अगर उनकी पर्सनैलिटी को हम एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है ना, कि जी ये पाकिस्तान के कप्तान हैं, नाउ व्हाट ही नीड्स टू डू एज कंपेयर टू अदर कैप्टन्स, ठीक है जी। उनके कैप्टन्स को देखते हैं हम इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव हैं, वो प्रोटीन बार खाते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे वाले निहारी थे पावे। और अगर हम उन्हें देखते हैं तो उनके ब्रांड जिनकी वो एंडोर्समेंट कर रहे हैं जबरदस्त बेहतरीन, हम जो है कंगी तेल शैम्पू बेच रहे हैं, और बहुत सारा डिफरेंस है। एक हमें नजर आता है वाजे, अगर हम देखें कंपैरिजन देखें तो पर्सनैलिटी में, ठीक है जी। दूसरा उनकी स्पीकिंग पावर, मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी तो सिर्फ लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन स्किल की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है जी फुटबॉल। किसी एक फुटबॉलर का नाम बता दीजिए जो कि अपनी लैंग्वेज के अलावा अंग्रेजी में बातें करता है। अच्छा, अंग्रेजी में सिर्फ वो बोलते हैं जिनकी अंग्रेजी अपनी लैंग्वेज है, बाकी पोर्चुगीज जो है वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अर्जेंटाइनीज जो है वो अपनी लैंग्वेज में। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, अब अगर मैंने आपको एक मॉडल भी दे दिया, पर्सनैलिटी भी, क्या चीज जरूरी है? अच्छा, आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो आप खेलों से सब एग्जांपल्स आपने, क्योंकि मैंने शाहीन को रखा है ना एज अ मॉडल, मैंने मॉडल ही आपको वो दिया है। बताना चाह रही हूँ कि खेलों से मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि बचपन से नहीं है। भाई जिन लोगों की खेलों से नहीं हो जाती है, आपकी खिलाड़ियों से भी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं। ओह चले, तो फिर आपके लिए हम क्या एग्जांपल दें, आप हमें ये बताइए। मैं अपनी एग्जांपल खुद क्रिएट कर लेती हूँ। असल में आपने कहा ना कि शुरू आपने इंटरनल से किया है। दरअसल जब तक आप इंटरनल को कंट्रोल करना नहीं सीखते, आप एक्सटर्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, ये की नोट है। जी। तो सबसे पहले तो अंदर से आप अपने को तैयार करेंगे ना कि आपने अपनी शख्सियत शादी करनी है, आपने खुद को, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे किसी काम को करना, उस वक्त तक वो होगा नहीं। सही। तो आप अपने आप को तैयार करेंगे पहले कि मुझे अपनी शख्स से शख्सियत बनना है। उस शख्स से शख्सियत बनने के अमल में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एजुकेशन लेनी है, आपको तरबियत हासिल करनी है, आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करना है, वहाँ से लेना भी है और वहाँ पर वापस देना भी है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा ना, जिम्मेदारी है आपकी कि आपने वहाँ से लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ड्रेसिंग के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं या आउटर लुक के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी ड्रेसिंग जो है ना, इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल फिट, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिट, जो कि आपको आपके पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। और उसके साथ साथ ये एक सिचुएशनल फिट भी है, जो आपके रोल को भी डिफ़ाइन कर रहा है। तो वो जो रोल है, दैट इज़ द मेन थिंग, कि उस रोल को लेकर के कैसे चलना है। अब आपका एक रोल है कि जब आप स्कूल कॉलेज में हैं एज अ स्टूडेंट, आपका वो रोल घर में क्या है, आप बहन भाई हैं। इसी तरह फिर आप अगर पेरेंट्स हैं, इसी तरह फिर आपका सोसाइटी में एक रोल है। कहते हैं नील, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आपने ये जो जिक्र किया कि जी अब आप बाहरी पर आ गए, जी बिल्कुल, तो जाहिरी के ऊपर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि कलर्स की भी एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है और वो एक मैसेज कन्वे करते हैं। ब्लू इज अ कलर ऑफ ट्रूथ, येलो इज अ कलर ऑफ जेलसी, इसी तरीके से अलग अलग कलर्स होते हैं। तो कहीं आप किसी ऐसी गैदरिंग में हो, जैसे मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि यार आप एक परफ्यूम्स आते हैं अरेबिक, वो मेल फीमेल दोनों पे जो है वो यूज़ हो जाते हैं, अरेबिक फ्रेग्रेंस ऐसी होती है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो मैं अक्सर बेगम को कहता हूँ यार लगा लो, कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ किसी को क्या पता चलना है कि कौन सा लगाया हुआ है कौन सा नहीं, या मैं लगा लेता हूँ कभी उनसे परफ्यूम लेके, मैं कहता हूँ किसी को क्या पता चलना है। तो इसी तरीके से जहाँ ये बातें मालूम होती हैं जिन लोगों को कि ये कलर क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, उस गैदरिंग में आपको कितना एहतियात करना चाहिए इन चीज़ों को चूज करने के मामले में। कि हम तो जी कपड़े निकालते हैं और पहन लेते हैं, शायद यही वजह है कि जी दुनिया के जितने बेहतरीन माइंड्स हैं उन्होंने कभी कपड़ों के कलर के ऊपर तवज्जो नहीं दी, जिनके अंदर मार्क ज़करबर्ग आ जाते हैं, जिनमें स्टीव जॉब्स आ जाते हैं, जिनके पास एक ही कपड़ा हुआ करता था, ब्लैक ब्लू ग्रे ब्लू, और वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ चलते थे। वो आपकी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, फहम वालों को खुद से कब है फुर्सत, ये दुनिया पागलों से चल रही है। हाँ, क्या बात है, मुझे आईना ना दिखाओ इसमें कोई पागल नजर आता है, ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तो दरअसल जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो इस तरफ ध्यान, वो चूंकि क्रिएटिविटी उनके एक अलग जोन में ले जाती है, तो वहाँ पे फिर दुनियादारी और ये मामलात के कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कैसे मिलना है, मतलब वो एटिकेट्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके कॉन्शियसनेस का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मुझे आज ये कलर पहनना है, इस इवेंट पे जाना है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ऐसी महफिल में जहाँ लोगों को पता हो
सेंसिबल लोग हों और जिनको ड्रेसिंग सेंस हो और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर है आपको भी बहुत एहतियात से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वहाँ तो एहतियात की ज़रूरत आ गई मुझे। जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस आ रहे हैं, हम अपने ऑफिस आए हैं, किस तरह की ड्रेसिंग करके ऑफिस में आया जाए। और अब जैसे आप लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी में, कैसी लेक्चरार्स को, टीचर्स को कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो हमने टीचर्स को देखा जो मॉन्टेसरी वगैरह की जो टीचर्स होती हैं स्पेशली, वो तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ज़्यादा लगती हैं और टीचर्स कम। एक्चुअली हमारे यहाँ पहले ये रुझान था, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। पहले टीचर्स बस ऐसे ही आ जाते थे, मुंह उठा के सोए और सुबह उठ के आ गए। तो लिबास को दरअसल आप जब एक ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं, वो ऑडियंस चाहे आपके स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा सिर्फ आपको आपके लेक्चर से पहले वो आपकी पर्सनालिटी से मैसेज ले रहा है, क्योंकि आपके कपड़े आपके बारे में बातें करते हैं, आपके कपड़े आपके बिलबोर्ड्स हैं एग्जैक्ट। तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? टीचर्स, आप टीचर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में देखें, एनवायरनमेंट जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है ना, तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर अटायर को फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट कैजुअल, हाँ कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी खवातीन जो है वो लॉन्ग शर्ट या शॉर्ट शर्ट जो कि एक रीजनेबल लेंथ में हो, और उसके साथ ट्राउजर्स या जो भी वो कंफर्टेबल हैं, दुपट्टा होना चाहिए, और दुपट्टे के बगैर, क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है ना, तो मैं भी जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं इसी तरह का अटायर पहनती हूँ। और फिर स्कूल्स और कॉलेजेस का कल्चर तो ये है कि आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, आप बेशक दुपट्टा पर्सनल लाइफ में कैरी ना करते हो, लेकिन जब आप स्कूल यूनिवर्सिटीज में होते हैं तो आप बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि जी आगे आपने क्या करना है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, इसलिए जो है वो आपने इसे ऐड ऑन। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह फिर जो मेल्स हैं वो ड्रेस पैंट एनी शर्ट जो कॉलर शर्ट होती है, एग्जैक्टली, नॉट जीन्स और या इस तरह के ट्राउजर्स, वो कैजुअल ट्राउजर्स, वो तो कैजुअल मुनासिब नहीं लगते। तो क्योंकि बच्चे आपसे सिर्फ लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, बच्चे आपसे आपकी पर्सनालिटी को देख के आपकी लिबास को पहनना ओढ़ना किस तरह से, कहाँ पे, इन्वायरमेंट के हिसाब से और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, इस तरह की ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ से आपसे सीख रहे हैं। यू आर एग्जाम्पल एक्चुअली, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, और अगर हम कॉर्पोरेट माहौल की बात ना करें, सिर्फ एक ऑफिस इन्वायरमेंट की बात करें, जो कि इस तरह से नहीं है कि जहाँ पे सेल्स की मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ आपको अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करना है कि जी सब लोग जो है वो सूट पहन के बैठे हैं और जी स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑफिस लग रहा है, खतरनाक फाइनेंस वाले लोग, ऐसे नहीं। मिसाल के तौर पे मीडिया हाउस की बात कर लेते हैं, हमारे मीडिया हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग करके आए? क्या ख्याल है आपका? जो लोग फ्रंट पर हैं, जैसे आप हैं, जाहिर है आपके लिए ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन है। थैंक्स टू माय बेगम, वो खुद ही निकाल के दे देती हैं। लेकिन जो लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, और उनको कोई कहता भी नहीं है, मेरा ख्याल है कि जी आप ऑफिस अटायर में आए या कोई पर्टिकुलर। मैं कह देता हूँ मुदस्सिर को, मुदस्सिर क्या पहने हुए हो तुम, प्रोड्यूसर है हमारा, क्या पहने हुए? नहीं, मतलब वो लोग बहरहाल आप कह भी देंगे तो उनको इतना असर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनको बैकग्राउंड में रहना है, इतना ज़्यादा सामने नहीं आना है। हाँ, लेकिन ये कि प्रॉपर ऐसा ना हो कि मायूब लगे या दूसरों को, देखने वालों को अच्छा ना लगे, और आप एटलीस्ट आपके अंदर से फ्रेग्रेंस आ रही हो, आपने खुशबू लगाई हो, आप हाइजीनिक हो, ग्रूमिंग हो आपकी, तो ये चीज़ें तो मैटर करती हैं, और ये हर जगह मैटर करती हैं। कोई भी शख्स अच्छे लिबास में नहीं होगा या साफ़ सुथरा नहीं दिखाई देगा तो आप कोई भी शख्स, दूसरा शख्स से बात करना पसंद नहीं करेगा, उसके पास नहीं बैठेगा। तो एटलीस्ट इतना तो अपने आप को, ये की नोट्स हैं कि जी आप खुश लिबास हो, महंगा लिबास ना पहने, खुश लिबास हो, साफ सुथरे कपड़े हो, आप खुशबू लगाइए, बिल्कुल ठीक है जी, आइए कभी खुशबू लगा के, तो ऑफिस आइए कभी खुशबू लगा के, अच्छे जूते। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि जी हमारे अब्बा जो है ना वो बताते हैं बेटा कपड़े वपड़े साफ हो, ये वो दूसरी बात है, शूज जो है वो आपके सबसे पहले क्लीन होने चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया जो है आपके जूतों से जज करती है, क्योंकि आप ऊपर तक तो साफ हो सकते हैं, सिर्फ जूते बल्कि पाँव भी। हाँ, वही पैर, जूते, ये चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। खवातीन अपना चेहरा, खास तौर पर खवातीन की बात करूंगी, वो चेहरा तो सजा लेती है, वो तो 22, 31, 92, 93, 94 से चमक जाते हैं। चले, थैंक यू सो मच जी। एक और हमारे पास बड़ी जबरदस्त इसी एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरमेंटल भी चेंजेस जो है वो आ रही हैं, मौसम भी जो है वो बदल रहा है, उस हवाले से भी हमारे पास एक ज़बरदस्त पैकेज मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताया चलें कि मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कराची में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा कामयाबी से जारी है। ये 220 एकड़ का रुकबा है, जिसमें मसनूई झील भी है, इसमें 7 लाख के करीब पौधे लगाए गए हैं, इसमें साथ ही एंकर जो हैं हमारी वो भी मौजूद है, इसके अंदर हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं, इसके अंदर आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। तो सैरिश इसीलिए आज स्टूडियो में भी नहीं है, सैरिश वहीं पर हैं, तो सैरिश ओवर टू यू। जी जनाब, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त जगह लेकर आई हूँ, और यहाँ पर एक मसनूई झील भी है, फिर ये एक जंगल है जिसमें तकरीबन मैं देख सकती हूँ कि 7 लाख के करीब
यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं। 220 एकड़ का ये रकबा है जिस पर ये दरख्त हैं, जिसमें से 6 लाख तो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं। अब मसला ये है कि हमारे शहर की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों है, फिर यहाँ पर टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट चेंजेस, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दूसरा, यहाँ पर आपको बहुत सारी किस्म के परिंदे नज़र आएंगे, बटरफ्लाइज, स्नेक्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि शहर के बीचों बीच एक मसनूई झील भी है और ये जंगल, इसकी कितनी टेक केयर हो रही है, यहाँ पर क्या कुछ है, आइए चलते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको आइकन टावर नजर आ रहा है और इस आइकन टावर के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ बुलबुल का घोंसला है। शहर के अंदर आमतौर पर नेस्टिंग इस तरह परिंदे करते नहीं, जंगलों में ही करते हैं, लेकिन ये शहर के बीचों बीच जंगल भी है छोटा सा और यहाँ पर जनाब इस तरीके से नेस्टिंग भी परिंदे कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर आकर। तो बड़ी ये हैरत अंगेज सी बात है। आगे और बहुत कुछ दिलचस्प है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर जनाब ये कीकर का दरख्त है और देसी कीकर है ये, और इसके साथ आपको गूंद नजर आ रही होगी ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये गूंद है और ये देखिए, ये जो गूंद है ये जनाब, ये बहुत सारी मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकली जो है ना, ये बड़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर जितनी भी ये नेचुरल हर्ब्स हैं या दरख्त हैं, इनको ख़ास तौर पर लोग मेंटेन करते हैं या ममालिक मेंटेन करते हैं ताकि इससे उनकी मेडिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। तो ये गूंद मैंने अभी आपको दिखाई है, इसके ऊपर भी मुझे इस दरख्त पे भी एक घोंसला नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है और मेरा ख्याल है आप शायद उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अभी जनाब यहाँ पर ये नीचे एक परचोला बेल आपको दिखाई दे रही है। ये परचोला बेल आप देख सकते हैं, ये सारी फैली हुई है और कहा जाता है कि ये बंजर ज़मीन पे भी बग़ैर पानी के जो हो या फिर नमकीन ज़मीन के ऊपर भी यहाँ पर ये उग जाती है और ये जानवरों का खाना भी है। फिर ये तितलियों की और शहद की मक्खियों की फेवरेट बेल है। इसके फूलों पे आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको हनी बीज नज़र आ रही होंगी, वो इस पर बैठती हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो खूबसूरती भी है, अफादियत कितनी है कि जानवर भी इससे चारा खा सकते हैं, फिर शहद की मक्खियाँ भी इससे जनाब फ़ायदा उठाती हैं। अच्छा, ये मैं अभी देख सकती हूँ यहाँ पर एक रेड रॉबिन हुड का मुझे नेस्ट नज़र आ रहा है। तो बड़ी एक्सक्लूसिव सी जगह है। आप मेरे चारों तरफ देखें तो आपको दरख्त दरख्त नज़र आ रहे हैं और बड़ी मतलब हैरत इस बात पे होती है कि कराची शहर जहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इस जंगल के अंदर जिसको क्लिफ्टन अर्बन जंगल कहा जाता है, यहाँ से आपको कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी, दरख्त दरख्त दिखाई देंगे। और आगे मैं आपको मसनूई झील की भी सैर कराती हूँ। जी, ये स्पॉट जो कि मेरा ख्याल है कि इस जंगल में सबसे खूबसूरत स्पॉट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये साहिली झील है जिसको लगून भी कहा जाता है, जिसमें आपको आबी परिंदे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिनमें फ्लेमिंगोज भी हैं, बहुत खूबसूरत डक्स भी हैं और साइबेरियन जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि नज़ारे के काबिल है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा और करीब आ गई हूँ। मेरे पीछे आप ये साहिली जो झील है इसके अंदर आप और करीब से परिंदों को देख सकते हैं जो कि बड़े खूबसूरत परिंदे हैं, साइबेरियन बर्ड्स भी हैं और डक्स भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे परिंदे जो कि मैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस झील के बिल्कुल किनारे पर एक बाकायदा बेल्ट देख रहे हैं मैंग्रोव्स की, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि तकरीबन ये 6 लाख मैंग्रोव्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं और इनके बहुत फ़ायदे हैं। क्लाइमेट स्पेशली जो चेंजेस हैं उनको लेकर इसके बड़े फ़ायदे हैं। दीगर ममालिक में स्पेशली इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ये पूरी पट्टी है मैंग्रोव्स की और मैं बताऊंगी कि इनका ख्याल किस तरह यहाँ पर रखा जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। तो आगे चलकर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो यहाँ के फाउंडर हैं उनसे भी। तो मैंग्रोव्स दिखाना मेरा मकसद था, वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मुझे जनाब ये जो क्लिफ्टन का अर्बन फॉरेस्ट है इसके फाउंडर मुझे मिल गए हैं जिन्होंने ये सारा समझें कि इसके रूहें रवां हैं, इसको बनाया है, इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसका ख्याल कर रहे हैं। तो मसूद साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा मसूद साहब, वैसे बड़ी एक्सक्लूसिव जगह है। मेरा ख्याल है कि शायद जो नहीं जानता वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस कंक्रीट के जंगल में कोई ऐसा हरियाली वाला जंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्या कुछ है? जी, यहाँ पे बहुत आते हैं, खासतौर पर स्कूल के बच्चे, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्ड वॉचर्स भी आते हैं, बर्ड फोटोग्राफर्स भी आते हैं। यहाँ पे
हमारे यहाँ 7 लाख दरख्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैनग्रूव्स हैं 6 लाख, और फिर उससे हमारे पास 142 डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स हैं, जिसमें एक्वाटिक बर्ड्स भी हैं, फ्लेमिंगोज वगैरह, डक्स हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान का अर्बन हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा। अच्छा मसूद साहब, मुझे बताइएगा इसको मेंटेन करने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ रही? फंड्स कहाँ से आते हैं, किस तरह ख्याल रखा जाता है? देखें, शुरू में 2021 की जनवरी में जब हमने शुरू किया था, तो जनवरी के सितंबर में सिंध गवर्नमेंट ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें 5 करोड़ रुपए की इमदाद दिलवाई थी, और हमें अभी ये तीसरा पूरा होने वाला है। बाकी हमें कोई उसके बाद नहीं मिली है ग्रांट। मुश्किलात थी, तकलीफें थी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मेंटेन करते रहे हैं, और अभी तक जो है ये चीज़ बची हुई है। अच्छा, अभी चूंकि मैंने एक चीज़ जो कि ऑब्जर्व किया है, स्पेशली कराची का क्लाइमेट जो कि एक तो वैसे ही बड़ा हॉट होता है, उसमें इस तरह के जंगलों का होना, दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइमेट चेंजेस के अतबार से कितना ज़रूरी है ये मैंग्रोव्स का होना और इस तरह की जगहों का होना? इस हवाले से क्या आप मुझे बताएं। इस वक्त आज की डेट में लाहौर की एयर क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 वर्स्ट है, फिर चौथे नंबर पे कराची है अभी, तो कराची तीसरे चौथे नंबर पे आता रहता है, और ये लाहौर जो है फर्स्ट या सेकंड पे आता रहता है। और ये इतनी हैजर्डस चीज़ है कि लाहौर में रहने वाले लोगों की जो ये अभी रेटिंग है, तो आप 20 साल उम्र कम कर दें, और कराची में रहने वाले लोगों की आप 10 साल उम्र कम कर दें। तो उसके लिए हमने तैयारी क्या की है? शहर में रहना मतलब ये कि कराची में अब अगर कितनी भी आप रियल एस्टेट बढ़ाओ, आप तो जो है अपनी एयर क्वालिटी से ही मर जाओगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं रहेगी। तो ये जो मैनग्रूव्स हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, तो इसलिए उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। तो ब्लू कार्बन के पैसे मिलते हैं। आप मैनग्रूव्स सिर्फ आपकी एयर क्वालिटी ठीक नहीं करेगा, वो उससे आप पैसे कमाएंगे डॉलर्स में। हम समझ रहे हैं कि 3 या 4 साल के बाद कराची में रहा नहीं जा सकेगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। तो आज अगर अभी ये 3 साल पहले अगर हमने जंगल लगाया है तो आज नजर आ रहा है ना, आज आप जो पौधा लगाओगे वो जाके 3 साल के बाद एक दरख्त बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी बंजर जगह हैं, तो अगर तो कोई बंजर जगह है या नमकीन है, खारा पानी है, खारी जमीन, तो वहाँ पर भी क्या ये सब हो सकता है? 2 साल जी बेहतरीन। और नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, इंतजार रहेगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त, भाई, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, डॉक्टर खुर्रम मुशीर जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज आप आए क्यों हैं, मैं जरा नाज़रीन को बता दूं। जी जी जी, क्योंकि नाज़रीन दुनिया भर में एंटीबायोटिक से मुतालिक जो है वो आगाही का हफ्ता मनाया जा रहा है, और अद्वियात में अक्सर लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। भाई साहब हमें तो पता है ये कुछ ये खा लो 650 mg की 3 दिन तक, और रात में 1 मरतबा, और आप ठीक हो जाओगे, और उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। उसमें 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन के भी डिफरेंसेस होते हैं, यह हमें नहीं मालूम है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, आपकी किडनी फेलियर तक चले जाते हैं नुकसान, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन एंटीबायोटिक में खुद से इलाज करने से आपको परहेज करना चाहिए। डॉक्टर खुर्रम ने भी जो है वो ये रिपोर्ट देखी है, आइए उन्हीं से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये रिपोर्ट आपने देखी, एंटीबायोटिक्स का जो है वो हम वीक मना रहे हैं। बिल्कुल। ये जो मेडिसिन के अंदर जनरेशन हैं, 2nd, 3rd, 4th जनरेशन तक ये मेडिसिन जो है वो आ चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसे एक्सप्लेन कर दें जी कि ये किस वक्त क्या दवा लेना जरूरी है और क्यों नहीं, और किस वजह से जो है एंटीबायोटिक असर नहीं करती। बिल्कुल भाई, एक तो अपनी मर्जी से लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जो फायदा दिया था उसने, हाँ। मेरी फुप्पी को फायदा दिया था उसने, हाँ। ठीक है, वो बिल्कुल वेरी करता है। सेकंड चीज ये, किसी को एक्नी हो रही है, अच्छा तो अगर एक मैं फॉर एग्जांपल बड़ी कॉमन चीज देता हूँ, ठीक है, एक एंटीबायोटिक है ऑगमेंटेन, हाँ, ठीक है, बड़ी अच्छी है, गले के लिए भी सही है। अच्छा, अब लोगों ने उसको सिर्फ गले की बीमारी के लिए बनाया हुआ है। अगर आपको कोई फोड़े, फुंसियां, बॉयल्स हो रहे हैं, उसमें भी किस तरह इफेक्टिव होगी, कहाँ रिक्वायरमेंट है, कौन से आपका, पहले आपको ये देखना भी पड़ेगा ना कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी चीज के लिए। अगर आपको एक्नी हो रही है और आप 4th जनरेशन ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अच्छा अगर आपको 5 दिन के लिए दिया गया है, ठीक है, एक तो आपने खुद ही बाजार से खरीद ली, ठीक, गूगल कर लिया, ठीक है, या दुकान वाले से पूछ लिया सबसे अच्छी कौन सी है, जो बेस्ट। वो मेडिकल स्टोर वाला जो होता है ना, फार्मेसी वाला नहीं, मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, नदीम भाई को सब पता होता है। नदीम भाई बताइए अगर कौन सी 1000 mg खा लो, 650 से तो तुम ठीक नहीं हुए, और हाँ ये डबल खा लो, और तुम किसी वक्त भी शुरू कर दो, और जब ठीक हो जाओ तो ये नहीं कि 5 दिन के डॉक्टर ने तो खामा खान दिए यार, 3 दिन में बंद कर देना।
अच्छा जो आधी बीमारी आपकी रह गई है वो डबल होके आती है, फिर और एंटीबायोटिक। अच्छा एक और बड़ी चीज, अच्छा जी दुकान मतलब आप उसको लिख कर देंगे ना, वहां आप फार्मेसी पे जाके, फार्मेसी भी नहीं, वो मेडिकल स्टोर पे जाके वो वहीं पे तब्दील हो जाएगा। नहीं ये लो यार, ये तो तुम्हें पता नहीं, ये तो खांसी सेम फार्मूला, हाँ सेम फार्मूला भाई, सेम फार्मूला। अच्छा अपना मंजन बेचो, अब सेल फॉर बिल्कुल बेचो। वो कह रहा है, वो दुकान वाला कह रहा है ये बेस्ट है, ये सेम फार्मूला, ये ज्यादा चलती है। अरे ये कोई च्युइंगम थोड़ी है कि यार ज्यादा चलेगी, मतलब। अच्छा सेकंड चीज ये कि अगर आपने नॉन स्टॉप शुरू की और पूरे, अच्छा एक अगर आपको खांसी हो रही है, खांसी में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। नजला, जुकाम, एलर्जी हो रही है, उसमें आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, एंटी एलर्जी की जरूरत है। अच्छा ये डिफरेंस हमें पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, बलगम आपका प्रोड्यूस हो रहा है, वो ग्रीन की तरफ जा रहा है, तो आप एंटीबायोटिक लेंगे। अगर छींकें आ रही हैं या आपको थोड़ा सर्दी लग गई है, तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, वो एंटी एलर्जी लेंगे। अच्छा गले में दर्द की वजह से हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, हम टॉन्सिल्स को डेवलप भी नहीं होने देते। बिल्कुल, जो कि आपको हाथ से वो हुदूद फील हो जाते हैं कि टॉन्सिल्स आ गए, अब एंटीबायोटिक। सर टॉन्सिल जो है एक नेचुरल चीज है, जो बच्चों में तो बहुत कॉमन होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको एक दिफाई शील्ड है, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी एलर्जी। अच्छा एंटी एलर्जी अगर आप खा रहे हैं ना, देखिए कोई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक एंटी एलर्जी फ्री हेल के नाम से, ठीक है। अच्छा उसमें ये लिखा हुआ है कि जी आपको साइनस को भी ठीक करेगी, सांस ठीक करेगी। अच्छा अब अगर आपको खारिश हो रही है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो गोली क्यों दी। वो गोली तो वो तो सिर्फ सांस के लिए, सांस की अलग है, खारिश की अलग है, सोजिश की अलग है, सुर्खी की अलग है। एंटी एलर्जी का मतलब एलर्जी से मुराद खारिश भी हो सकती है, हर किस्म की एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी से, मगर उसमें कौन सी मोंटील्यूका सोडियम रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन चाहिए नहीं, कब शुरू करना है कब बंद करना है, लोग ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते। साथ में आपकी डाइट भी तो हो। अच्छा सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, जो मैंने भी फेस किया और फेस करने के बाद मुझे पता चला कि ये नुकसानदेह है, नाज़रीन आपको भी बताएं कि जब आप एंटीबायोटिक एक भी खा लेते हैं या कोर्स स्टार्ट कर देते हैं और फिर 2 दिन के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको बता दें कि आपको तो ब्लड टेस्ट हो ही नहीं सकता, कल्चर होगा ही नहीं, वो ब्लड कल्चर आपका नहीं हो सकता। नहीं एंटीबायोटिक आपने शुरू कर दी जी, फिर हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको पूरा 1 हफ्ता गुजारना है, फिर आपका ब्लड कल्चर होगा, उसमें पता चलेगा कि आप जिसके लिए एंटीबायोटिक खा भी रहे थे वो सही है भी या नहीं, कौन सी रिक्वायर्ड है जी। आप जो खा रहे थे गलत तो नहीं खा रहे थे, तो आप खुद ही शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ये फहीम, ये तो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, हर दूसरा बंदा शुरू कर देता है, ठीक है। और सेकंड थर्ड डे उनको याद आता है कि नहीं तबीयत और खराब हो रही है, डॉक्टर पास जाते हैं। और देखिए अच्छा उसके अलावा आप मेरा अल्ट्रासाउंड भी करा था। अरे भाई अल्ट्रासाउंड की ऐसे जरूरत नहीं है, जो रिक्वायर्ड टेस्ट, मगर वो टेस्ट नहीं हो सकता 1 हफ्ते तक, क्योंकि आपका ब्लड में तो आप एंटीबायोटिक जा चुकी है। तो ये बड़ा एक है, कोशिश करें लोग कि थोड़ा सा ना, अच्छा जो आपको एंटीबायोटिक दी गई, अच्छा ये भी एक है जहां एंटीबायोटिक बहुत जरूरी चीज है। एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं, ये तो खून जलाती है, ऐसा कोई खून नहीं जलाती। जो आपकी देखिए इंसान की उम्र जो है वो अब आज 100 साल पहले लोग मामूली बीमारी से मर जाते थे, अब 100 साल झूठ बोलते थे मर जाते थे, अब तो ठीक भी नहीं आती, अब तो मामूली बीमारी तो दूर हो गए, अब तो एंटीबायोटिक के अलावा हाँ अब तो कोई मरने वरने का चक्कर ही नहीं है, ऐसा ही है। तो ढीठ हो गए, अब तो 1 साल लाहौर में रह लो आप, कुछ नहीं होता भाई, 7 साल उम्र कम हो जाएगी जिंदगी से, ये रिपोर्ट आई है जी। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स के नुकसानात उस हद तक है नाजरीन, जब तक आप खुद डॉक्टर बन जाएं, ठीक है जी। अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ एंटीबायोटिक लेते हैं तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मेडिसिन, वो भी बताइए। बिल्कुल देखिए भाई, अच्छा अगर आप कोई भी चीज तरीके से, जैसे बिजली है, अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, रोशनी दे रही है, मगर आप सॉकेट में उंगली डाल देंगे, आप गाड़ी एक बच्चे के हवाले कर देंगे, गन एक डाकू को दे देंगे, तो ठीक है एंटीबायोटिक में कोई बुराई नहीं है, मगर आप डॉक्टर के मशवरे से आपको वो क्या दे रहे हैं, कितने दिन दे रहे हैं, उसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा ये भी होता है लोगों को, आपने कहा जी आप ये 7 डेज करें फिर बताएं, अब वो 40 डेज के बाद आ रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई 40 डेज मैंने 7 दिन खाई, फिर मुझे लगा, फिर मैंने 3 दिन और खा ली, फिर 4 दिन और खा ली, ठीक है, फिर मैंने वो नहीं मिल रही थी तो उसी का सेम फार्मूला मंगा लिया। वेरी गुड। फिर मेरी आदत पड़ गई, मैं 2 रोटी बनवाता था बेगम से और उसके साथ खा लेता था, मतलब एडिक्टेड हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने कैसे? अच्छा नाजरीन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब से अपनी स्किन से रिलेटेड कोई मामलात हो, बालों से रिलेटेड कोई मामला और खैर खबर कोई लेनी हो, आपका जो दिल करे आप जो है वो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपने मसाइल को जो है वो यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हम इनको यहाँ पर लेकर आते हैं, वरना इन्हें जो है वो अपने क्लिनिक से निकलने का मौका इतनी आसानी से मिलता नहीं है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कंटिन्यू करते हैं हम बातों को। अच्छा एंटीबायोटिक्स जो है वो आप डॉक्टर की मर्जी से ले रहे हैं तो जरूरी है, डॉक्टर की मर्जी। स्किन के लिए कितने रिलेटेड है ये? स्किन के लिए क्या आप एंटीबायोटिक कभी रेकमेंड करते हैं? रोज करते हैं। अच्छा, एक्नी से लेके
फोड़े फुंसियां से लेके, अच्छा आपका फंगल इन्फेक्शन रहा है, सर में खुश्की रही है, उसको आपने इग्नोर करते रहे, खुद ही अपनी मर्जी से कोई तेल लगा लिया, क्रीम, सर में आपके पूरी स्किन छिल गई, खून बह रहा है, ठीक है, या फिर एक डिजीज होती है जो कि आपको जब आपको डायबिटीज होती है तो आप बिल्कुल ख्याल नहीं करते पैर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब डायबिटीज है तो आप पैर का बड़ा ख्याल करेंगे, चोट ना लगे। खुजली से ही जो है वो आपको इतना बड़ा जख्म हो जाता है कि पैर काटने की नौबत आ जाए, गैंग्रीन हो जाता है, उसे आप बिल्कुल एम्पिटेशन की नौबत आती है। उसमें बड़ी एंटीबायोटिक का रोल है, ठीक है। एक तो उस बड़ा ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पे जब बात निकली तो उस दौरान करेंगे कि जी अगर डायबिटीज है तो आप पैर का ख्याल तो ऐसे रखेंगे जैसे एक छोटे बच्चे का रखते हैं। एग्जैक्टली। हमेशा आपको, क्योंकि चोट भी लगती है, ठोकर लगेगी, कुछ उसमें चूल्हे की आग भी लग जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब मेरे एक जानने वाले थे, नेबर थे, अब उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। एक मुझे इसी से ये किस्सा याद आया कि वो डायबिटिक थे, इंसुलिन पे थे वो। जी। हम हलीम बना रहे थे जी, हमें हलीम बनाने का बड़ा शौक है अक्सर, तो हम हलीम बना रहे तो उनके टर्न आई, तस्वीरें खिंचवाने के लिए हम घोटे लगाते थे। बिल्कुल। वो आए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आग की वजह से उनके पैर के अंगूठे जल गए, उनको पता ही नहीं चला, उन्हें फील ही नहीं हुई ये बात। बिल्कुल। और वो इतने ज्यादा जले कि लिटरली वो आप जिसको आप 3rd डिग्री बर्न जी, कह जी, सकते 3rd हैं, डिग्री बर्न, और उन्हें पता नहीं चला। और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो कई महीनों तक ये ट्रीटमेंट जारी रहा था उनका। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि मैंने खुद फेस की है, देखा है कि लोगों को पता नहीं चलता। वो अगर डायबिटिक है तो इन छोटी छोटी सी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी बड़ी अहम और बड़ी कीमती चीज है भाई, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप जितने भी दिन आप जिंदा रहते हैं, अल्लाह जिंदगी लंबी दे। साजिदा है जी, बिल्कुल। साजिदा है जी, कराची से साजिदा है। अस्सलाम वालेकुम साजिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी बोलिए। डॉक्टर साहब आपसे बात करनी थी थोड़ी सी। जी जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। जी मुझे पूछना था कि ना मेरे ना मतलब काफी दिन से मतलब खारिश वगैरह, दाने वगैरह हो रहे हैं और बाल भी बहुत उतर रहे हैं, काफी यानी कि बाल मेरे बहुत ज्यादा उतर रहे हैं यानी कि, और जिस्म में ना मतलब खारिश वगैरह हो रही है, तो इसके बारे में मुझे पूछना था। कुछ खून में खराबी हो गई, क्या है मतलब समझ नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ओके डॉक्टर साहब, आवाज शायद स्लो आ रही थी आपको, मैं बताता हूँ, आप लाइन पे ही रहिएगा साजिदा साहिबा, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें। उन्हें कुछ दिनों से जो है वो खारिश की शिकायत है, ठीक है, और दाने भी हो रहे हैं, बिल्कुल, और इसके साथ साथ बाल उतर रहे हैं, तो वो चाह रही हैं कोई ब्लड टेस्ट आप रेकमेंड करेंगे या कोई और चीज, एज वगैरह पूछें? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ब्लड टेस्ट की, बिल्कुल जरूरत। मैं बिल्कुल समझ गया, मौसम चेंज हुआ है, साजिदा को जो है ये कहलाता है सेबरिक डर्मेटाइटिस। ओके, ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो आप सर में लगाएंगी और शैम्पू करेंगी, और एक एंटीबायोटिक आपके लिए रिक्वायर्ड होगी जो हम बताएंगे, और बिल्कुल ही माइल्ड होगी। ठीक है, 100 मिलीग्राम की एक तो आप विब्रामाइसिन, 100 मिलीग्राम की विब्रामाइसिन 14 दिन तक नॉन स्टॉप खाएं, सुबह शाम। ठीक है, अच्छा सर पे क्या लगाना आपको? 3 क्रीम्स हैं, एक है लोट्रिक्स, ठीक है, उसके साथ आप लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, ठीक हो गया, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे जी कैनाकॉम। ये तीनों को मिक्स किया और रोजाना दोपहर में 1 घंटे के लिए आपने सर पे लगा दिया, ठीक है, और किसी सैलिसिलिक 2% वाले शैम्पू से आप बाल धोएं, हफ्ते में 3 दफा। अच्छा ये रोज करना है आपको, कंडीशनर इसके बाद कर सकते हैं, कंडीशनर कर सकते हैं। अच्छा ये 10 डेज आपको नॉन स्टॉप करना है। अच्छा, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप बालों की तेल की मालिश भी करें, आप नारियल के तेल में थोड़ा सा ऐड करें कलौंजी जला के, उससे मालिश करें, और एंटी फंगल भी आपको एक साथ लेना पड़ेगी, ऑर्नामेट, हफ्ते में 1 टैबलेट, यानी 10 दिन में आप तकरीबन 2 लेंगी। ऑर्नामेट 150 मिलीग्राम की, हफ्ते में 2, विब्रामाइसिन ट्वाइस डे, और 3 क्रीम आपको लोशन के साथ बताया कि जी तेल, लोट्रिक्स, ठीक है, और थर्ड आपने ऐड की कैनाकॉम, और सैलिसिलिक 2% से 2% बिल्कुल ठीक है जी। ये 10 दिन का आपका ट्रीटमेंट है। 10 दिन के बाद जो है वो आप दोबारा जो है कांटेक्ट कीजिएगा, या अपने करीबी किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर डॉक्टर खुरम साहब का कांटेक्ट ना हो पाए तो, लेकिन 10 दिन के बाद कंटिन्यू ना जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, ये लिमिटेशन है जी, ठीक है। ये आपके पास कागजात है, बड़े कागजात, और जायदाद मेरे नाम हो रही है, बिल्कुल जायदाद होने जा रहा है। नहीं, हुस्न की मतलब एक तो है फहीम का स्टाइल और ब्यूटी, अब आप देखेंगे मैं मगरूर हो गया, देखिए टांग पे टांग आ गई, ये अच्छा लग रहा है, स्टाइल अच्छा लग रहा है।
एक तो अच्छा मैं देखिए मैं बोल के बगैर तो मेरी आपकी तो बिल्कुल नहीं गुजरती होगी। So nice, मगर मैं हफ्ते में एक दिन होता हूँ, मेरी जिंदगी नहीं गुजरती। एक वीक के लिए मैं होऊंगा नहीं इंशाल्लाह। देखिए अगर आप कोई एस्थेटिक सवाल भी करना चाहें, बड़ी जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस हो रही है बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस, जबरदस्त कांग्रेचुलेशन। ICAT ये देखिए, और ये पूरे पाकिस्तान से लोग जाएंगे, चंद लोग, ठीक है। कोई आपको टेक्निक्स ऐसे ही रखे जी जी जी, ये देखिए दिखा रहे ताकि लोगों को पता चल जाए। ये बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस, इसमें आपके तमाम आपका ब्यूटी, आपके वाइटनिंग इंजेक्शंस, आपकी टाइटनिंग, बोटॉक्स, फिलर्स, लाइपोलिटिक इंजेक्शंस, आपकी स्लिमिंग ड्रिप्स, जो ये तमाम चीजें फहीम मैं इसके बड़ा हामी हूं, ठीक है। मगर एक तरीका, एक प्रोटोकॉल होता है। बस सही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी वाइटनिंग की जरूरत है, मैं भी साथ ही नहीं। और ये देखिए मैं आपको लेटेस्ट टेक्निक्स आपको और है, इसको पॉलिश करेंगे इसी महीने इंशाल्लाह 25 तारीख तक है। उसके बाद मैं बोल पे आपको दिखाऊंगा। डेफिनेटली हम ये बात करेंगे। नदीम साहब लाड़काना जी, से, बिल्कुल उनकी बात भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब। ननकाना से जी, सॉरी ननकाना से जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरे सर में दर्द अक्सर रहता है तो मैं पोनोसॉन फोर्ट और जेस्टिल 10 mg खाता हूँ। अच्छा जी। तब जाके आराम आता है, वरना किसी भी मेडिसिन से नहीं आराम आता। तो मैं इसका पूछना चाह रहा था, ये पोनोसॉन फोर्ट का कोई नुकसान तो नहीं है? अच्छा जी, ठीक है। और आप ये कितने फ्रिक्वेंटली खाते हैं? रोज खाते हैं? जी सर। रोज खाते हैं ये टेबलेट आप? नहीं, जब भी सर में दर्द होता है। तो कितना फ्रिक्वेंटली आपके सर में दर्द होता है? मतलब हफ्ते में कितने दिन दर्द रहता है? 3 दिन की, कभी 4 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन। चलें ठीक है जी। अभी आप जवाब सुन लीजिए फिर डॉक्टर साहब का, सही है जी। 3 से 4 दिन हफ्ते में इनके सर में दर्द रहता है। तो ये फोर्ट टैबलेट जो आती है, जितनी भी फोर्ट है, बिल्कुल उसी में से एक टैबलेट का इन्होंने जिक्र किया है कि ये वो वाली टैबलेट खाते हैं और रेगुलरली, उसके बाद इन्हें आराम आता है, उसके अलावा इन्हें आराम नहीं आता। और जब हम इनसे बात कर रहे थे तो बच्चों की भी आवाज आ रही थी, यानी शादीशुदा भी हैं जी। तो सर में दर्द का इलाज आप बता दीजिए, वजह हमें पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात ये कि हमारे जो कॉलर हैं मोहतरम, देखिए पहली बात, अगर आप इस तरह की टैबलेट खाते रहेंगे, बहुत जल्दी आपकी किडनी फेलियर की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और आप एक पहली फौरन असर तो ये होगा कि आपको असर ही नहीं करेगा। पहले एक गोली, फिर 2 गोलियां, फिर 4 गोलियां, फिर आपको अच्छा पेन ये पूरा बॉडी में सर्कुलेट करे, कभी जोड़ों में आएगा, कभी घुटनों में आएगा, हर जगह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है, देखिए एक तो अपने एक अच्छा सा मैं आपको ऑयल बता रहा हूँ, उसको मसाज करें जहां पे आपको ऑयल सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में, सर में, ठीक है। थर्ड चीज, एक तो रोजाना रात को एक बड़ा पतला ग्लास, मतलब ज्यादा भी नहीं, इसमें पतला दूध, ठीक है, नीम गरम, उसमें आप डालेंगे 1 बड़ा चमचा, हम पहले बता चुके हैं, खसखस, ठीक है। और उसके साथ ऐड करें नारियल का पाउडर, कोकोनट पाउडर, ठीक है, दोनों मिक्स करें, दूध में पिए। इससे आपको एक तो इससे क्या होगा, आपकी जो नसें हैं ना वो डायलेट करेंगी, खचखाट से होता है, तो आपका पूरा खून का दौरान सर में, बॉडी में जाएगा, तो दर्द बहुत कम होगा। अच्छा, आप आर्निका और यूकलिप्टस ऑयल आपको आराम से मिलेगा। आर्निका ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल बराबर बराबर ऐड करें। उसके साथ एक क्रीम आती है ज़ाइलो 8, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए सुन करती है। उसको आप जितना टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं उतनी क्रीम लें, और जहां जहां आपको पेन होता है रोजाना रात को मालिश करके सो जाएं, ठीक है। और थोड़ा रिलैक्स रहा करें, थोड़ा एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा नॉर्मल करें कि थोड़ा दर्द रहता ही क्यों है, थोड़ा दर्द हिलें जुलें, खून का दौरान बढ़ाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस ठीक है जी, जबरदस्त। सर आपको जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा? बिल्कुल फहीम, ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सी तारीख में आप अवेलेबल? ये बस फहीम मैं जाऊंगा 19 को, और 25 को मैं यहाँ कराची, और 25 होगा 26, 27, 29 को बोल टीवी, इंशाल्लाह। हम इसके बारे में पूरा डिटेल से, और मैं आपकी गलतफहमियां जो और ज्यादा हैं, वाइटिंग इंजेक्शन से क्या हो जाता है, जवानी, एक लड़की, एक खातून है कि देखिए नौजवानी भी तो नहीं लगानी चाहिए वाइटिंग, तो मैंने कहा क्या सोच रही हैं आप, 65 के बाद लगवाएंगी वाइटनिंग, फिर किस लिए, ठीक है। तो वो लगता ही है एंगेज में आमतौर पे, ठीक है। अच्छा, स्लिमिंग ड्रिप्स होती हैं, वो भी बहुत अच्छी है, मगर ये नहीं कि फहीम ने 2 दिन पार्टी ज्वाइन कर ली, मैं स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा लूं, ठीक है। स्लिमिंग ड्रिप्स, अच्छा, ये आजकल बहुत हो रहा है। 2 चीजें जो है ना वो मैं बहुत कॉमनली सुन रहा हूँ। स्लिमिंग ड्रिप्स के बारे में ये लग रही है जी 25-25 हज़ार रुपए लेके लगा रहे हैं आराम से, और मतलब इसके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे, इतने लग रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं जादू हो जाएगा। हाँ, जादू हो जाएगा, ड्रिप लगी पतले, बाहर निकलेंगे बिल्कुल पतले। एक ये हो रहा है, और दूसरा हाइफू। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये हाइफू क्या चीज? अच्छा, हाइफू तो इतना बड़ा गिमिक है। हाँ, हाइफू जो एक बड़ी इंटेंस फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें क्या होता है कि ये आमतौर पे अमेरिका में,
मिडल ईस्ट में, इंडिया में जो एक्ट्रेसेस हैं, मर्द भी एक्ट्रेसेस, वो किसी पार्टी में जब जाने लगते हैं, वो खवातीन हैं जो बिल्कुल सुपर फिट है, ओके, ठीक है, मगर उनको लगता है कि मैं सुबह को उठी हूं तो मेरे यहाँ थोड़े बैग्स आ रहे हैं, ओके, ठीक है, या मेरी चिन आ रही है, या मेरा बाजू थोड़ा लटक रहा है, ठीक है, या मेरी साइड जो है थोड़ी हैवी, तो वो वक्ती तौर पे उसको प्रेस कराती हैं। 4 से 5 दिन हाइफो का असर रहता है, उससे लोग समझते हैं लोग करने से हमेशा के लिए दुबले हो जाएंगे। ओह माय गॉड, बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक तरह का गेम, मतलब वो तरीके का आप कहें कि पार्टी की तैयारी है। अच्छा, इसके लिए अंधा पैसा होना भी जरूरी है, मुझे और ऐसा लग रहा है। पैसा तो लाइक दिस, वो तो अच्छा, साहिवाल से हमारे साथ नादिया है, नादिया साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी नादिया। जी वालेकुम। जी भाई, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मेरी एज 32 ईयर्स है। 32 ईयर्स। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब, जरा आराम से आहिस्ता ठहर ठहर के बोलिए, क्या कह रही हैं आप? जी भाई, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, हाउसवाइफ हूँ और मेरा बड़ा बच्चा है, तो स्किन के हवाले से मैंने ये पूछना था कि मेरी जो स्किन है अच्छा, आपके मैं ये चाहूंगा आप दोबारा कॉल मिलाइए, आपके सिग्नल्स बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। सिर्फ ये समझ आया आप हाउसवाइफ हैं, 32 ईयर्स आपकी एज है, तो सिग्नल का काफी मसला हो रहा है। आप एक काम करेंगे, आप दोबारा कॉल कर लें, ठीक है? थैंक यू जी भाई। सिग्नल बड़े ड्रॉप हो रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक मसला नहीं समझ आएगा हम इलाज नहीं बता पाएंगे, और हमने अगर कुछ समझ के कुछ बता दिया तो फिर कुछ ही हो जाएगा, कुछ ही कुछ हो जाएगा। इसलिए हम कुछ ही नहीं करना चाहते, मतलब कुछ ही नहीं करना चाह रहे। और आज एक जादू हो रहा है, जादू हो गया, ब्यूटी देखते रहते हैं, फहीम का साल देख रहे हैं। अच्छा, एक टैबलेट मैं आज फहीम को लाइव खिला रहा हूँ, ओह माय गॉड, जिसको खाने से एक डॉक्टर आती है लड़की, उसको अभी टैबलेट खिला रही है मुझे। हाँ, यूनिवर्सिटी में उसको अवार्ड मिला है प्रिटी वुमन का, ठीक है, जिसने बनाई है, नहीं जिसने खाई है, माय गॉड, ठीक है, और लड़के जिसने खाई है उसको माचो मैन का खिताब मिला, माचो मैन, ठीक है, तो फहीम तैयार। अच्छा, फहीम जरा इसकी ब्यूटी, इसकी चीजें आप खुद पढ़िए। लाए जी, बताइए। ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, हाईबेरी ग्लास स्किन, हिबिस्कस प्लस क्रैनबेरी, बेस्ट फार्मूला फॉर ग्लास स्किन। माय गॉड यार, ये टैबलेट खा लूं मैं जल्दी से, ब्रेक। और आपको और ये लाइव फहीम खा रहे हैं आपके सामने, एक खाएंगे फहीम, ये स्टार्ट करें। देखिए, लोग गवाह हैं, खवातीन, ये बिल्कुल ये मैंने खा लिया है, ये होता है तो फिर डॉक्टर साहब में एयरपोर्ट टीवी है, एयरपोर्ट पे रोक लीजिएगा, 19 को ही जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ हम थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डिब्बा खत्म करेंगे। मैं बिल्कुल। नाज़रीन, हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आपसे नहीं ऐसा नहीं है, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कामों की जिन्हें मुसलसल इग्नोर किया जाता है, मगर हकीकत में कुछ मुनफरिद काम सोसाइटी की यूँ समझ लीजिए कि आप एक नेचर की अहमियत को जो है वो समझाने के लिए किए जाते हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान सैयद हसनैन रज़ा हम सब के लिए कुछ ख़ास काम कर रहे हैं। सैयद हसनैन रज़ा एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल फिल्म मेकर हैं। जी हाँ, और ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या काम इन्होंने अभी तक किया है, सैयद हसनैन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो हसनैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। आपकी प्रोफाइल, आपका आर्टिकल अभी नाजरीन ने भी देखे। ये बड़ा ही रेयर काम है जो आप कर रहे हैं, शायद आप ही से इसकी शुरुआत हुई है, ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने किसी और को इस फील्ड में आते हुए देखा नहीं है। आप मुझे बताइए कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जो आपकी शुरुआत हुई, फिर फिल्म मेकिंग तक पहुँची और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर आप पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस फील्ड में, तो ये कनेक्शन स्टार्ट कैसे हुआ? जी बात यह है कि लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो बात यह है कि उस तरह से उनको वो प्रोजेक्शन नहीं मिल रही। मेरा स्टार्ट इस तरह से हुआ कि जब मैंने अपनी डिग्री ख़त्म की और ऑलमोस्ट आई वाज इन बिटवीन, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स, तो मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला वो WWF की तरफ से उस वक्त वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के ऊपर एक प्रोजेक्ट एक दोस्त के थ्रू मिला। और उसके बाद फिर ये कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में था और मैंने ISPR के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स किए और बाकी वॉर फिल्म के साथ कुछ प्रोडक्शन और इस किस्म के काम वगैरह बाकी कुछ काम किए। लेकिन 2014 में जो ब्रेक थ्रू मुझे मिला वो ये था कि मुझे
ये शर्फ हासिल हुआ कि निसार मलिक साहब के साथ काम करने के लिए। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 2007 में BBC प्लेनेट अर्थ के लिए स्नो लेपर्ड की शॉट्स पाकिस्तान से कलेक्ट करके दिए थे। तो उनके साथ मार्गला की डॉक्यूमेंट्री में जब मैंने काम किया तो 2014 में ये अपना माइंड बना लिया कि अब मीडिया में तो मैं हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ जो है वो सिर्फ यही फील्ड है, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन फिल्म मेकिंग, और उसी के ऊपर फिर फोकस किया और उसी में फिर यही सोचा कि अब आगे अपनी रिसर्च भी की जाए। और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और सिंस देन उसके बाद फिर मलेशिया, सिंगापुर और बाकी जगहों पे साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी काम किया, रिसर्च भी वहीं पर की। तो वहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ़िल्म मेकिंग की तरफ बहुत थोड़े लोग आते हैं। उसके 2-3 बेसिक रीज़न ये भी हैं कि शायद उस तरह से हमारे पास वो फैसिलिटीज़ है, वो टीवी चैनल्स नहीं है कि आपने फ़िल्म तो बना ली है या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन उस फिल्म को लेकर कहाँ जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ऑलरेडी अच्छा हसनैन, मुझे ये भी बताइएगा, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा बलूचिस्तान में अभी आपके काम को जो है वो काफ़ी पजीराई मिल रही है। बलूचिस्तान में जो अभी आपने रिसेंट अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसे काफ़ी सराहा जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान का ही इंतखाब किस लिए किया। अच्छा, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान आफ्टर कोविड के ड्यूरेशन में पाकिस्तान आया था, तो उस वक्त यही था कि एक तो अपना फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान में रन करें, दूसरा पाकिस्तान में कुछ यूनिक स्टोरीज़ मैंने जो है ना वो कवर करनी, और उसमें अस्तोला आइलैंड जो बलूचिस्तान में था दैट वाज वन इन माय लिस्ट। और फाइनली वो हमने अचीव किया। पिछले महीने हम वहाँ पर थे, वहाँ पे गए, पूरी हमारे साथ टीम थी, पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लोग थे और मरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान के लोग थे। तो वहाँ पे हमने जाके उसको डिस्कवर किया। सो उसका रीज़न ये था कि अनटेम्ड आप कह लें कि नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पे आपके ओशंस हैं जिनको अभी तक मतलब उस तरह से प्रोजेक्ट किया ही नहीं गया, आपके जो बीचेस हैं और आपके जो ओशन है और वहाँ की जो मरीन लाइफ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिल खराश चीज़ें, जैसे हर जगह पे जहाँ इंसानों के कदम पड़ते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक फुटप्रिंट, ह्यूमन फुटप्रिंट, आपका कार्बन फुटप्रिंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो प्लास्टिक भी हमें देखने को मिला और बहुत बड़े पैमाने पे नेटिंग है। और उसका रीज़न ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक हमारे बलूचिस्तान को जो है ना लेकर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ ऐसा वैसा। हम बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के वहाँ पर गए। लोकल जितने भी लोग थे उन्होंने हमें वेलकम किया। हम लोकल रेस्टोरेंट्स पे वहीं पे हमने खाना खाया, वहीं पे हम ठहरे। और जो हमारे गवादर में दोस्त थे उन्होंने हमें अपने घरों में वेलकम किया। सो ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा कम अज़ कम कि जो बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या वो ऐसे कुछ बात है। तो दैट वाज ऑल वेरी पॉजिटिव। अदर देन दैट कि जो प्लास्टिक है वो हमें वहाँ भी देखने को मिला और उस पर काम होने की ज़रूरत है और लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। और जो हमने जो प्रोजेक्ट किया था इट वाज बेसिकली फॉर वीडा वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल और हॉलीवुड क्लाइमेट समिट इन 2024। तो ये डॉक्यूमेंट्री उसके लिए जाएगी, तो उसके पर्पज़ के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। अच्छा एक मिनट रुकिएगा हसनैन, मैं यहाँ पर आपसे जो है वो ये जानना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की अगर हम बात करें, फिल्म मेकिंग की बात करें, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। क्योंकि देखें अगर आप ट्रेंड नहीं हैं और आपको ये नहीं मालूम कि किस वक्त आपको कोई जानवर या तो कोई वेनमस, कोई पॉइजनस कोई जानवर आपको बाइट कर सकता, कोई चीता, शेर आपको खा भी सकता है भाई साहब, इस लेवल पे भी ये चीज़ जाती है। लोग काफ़ी घबराते हैं, डरते हैं इस काम की तरफ बढ़ने से। आपने ये जो है वो कब शुरू किया और आपको क्या कहना है आवाम से कि अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, कोई प्रिकॉशंस वगैरह लें, किस तरह से आप गाइड कुछ बताइए उनके बारे। देखिए बेसिकली तो आपको जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो होती है, हमारी भी थी। उसमें यही था कि व्हेन वी वेंट टू बोर्नियो विच इज़ 130 मिलियन ईयर ओल्ड रेन फॉरेस्ट इन मलेशिया, जब हम वहाँ पर गए तो उससे पहले हमारी पूरी एक ट्रेनिंग थी कि किस तरह जाना है, किस तरह से आपने वो करना है। एसओपीज़ होते हैं कि जानवर को जब भी आपने टच करना है ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है। स्पेशली ओरंगुटान जो प्रेमेट्स हैं उनसे आप कोई डिजीज़ ले सकते हैं या दे सकते हैं। और कोविड भी आपको पता है और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जो हैं हमारे, जो सार्स हैं और बाकी जो डिजीज़ है वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं। तो वो प्रिकॉशंस भी थे। उसके अलावा ये है कि बहुत ही एक खूबसूरत दुनिया है। जानवर जो हैं वो आपके इंसानों की वाइब को समझ जाते हैं। जैसे हमें लग रहा होता है कि यार ये जानवर हमारे लिए ख़तरनाक है, ऐसा नहीं होता। वो जानवर भी शायद यही सोच रहा हो कि इंसान हमारे लिए ख़तरनाक है, जबकि ये जो दूसरी वाली बात है ये ज़्यादा ठीक है। मैंने एक कंपैरिजन किया लास्ट ईयर जब मैं जर्मनी ऑस्ट्रिया में था। हम बर्ड फोटोग्राफी जब करते हैं अपना वो गेटअप वगैरह करके प्रॉपर एक साइलेंट तरीके से बैठ जाते हैं और उसके बाद कैमोफ्लेज करके बैठ जाते हैं। यूरोप में ये था कि हमें बर्ड्स बड़े इजीली मिल रहे थे और जब हम थोड़ी बहुत मूवमेंट भी करते थे वो भागते नहीं थे हमसे।
उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान में जब हम ये करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में बर्ड्स को हंट किया जाता है और बाकी वाइल्ड लाइफ को भी। तो हंटिंग की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो किसी भी ह्यूमन प्रेजेंस को देख के भाग जाती है। तो पाकिस्तान में शॉट्स लेना कदरे मुश्किल हो जाता है, जबकि वहाँ पे जहाँ कोई हंटिंग नहीं है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपके बहुत करीब आ जाती है, घरों के करीब आ जाती है। इस्लामाबाद में कुछ हद तक है कि बहुत ज़्यादा एक कह लें कि वाइल्ड बोर्ड्स हैं और जो मंकीज़ हैं, रीजर्स मैकैक्स, वो जो हैं आपके आ जाते हैं। उसमें यह है कि वही बात है कि लोग जो है ना उनको फीड कराते हैं बेयर हैंड्स के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए, और अक्सर जो है ना गाड़ियाँ उनको हिट कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बरक्स बहुत ही एक खूबसूरत दुनिया है और जहाँ पे जो है ना आपको आई बिलीव इसको अडॉप्ट करना चाहिए और बच्चों को अर्ली एज पे नेचर के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहिए। नेचर लवर होना बहुत ज़रूरी है और एट द एंड आपको नेचर ही जो है वो सब कुछ देती है। बदले में भी आप नेचर के साथ जितना फ्रेंडली रहेंगे नेचर भी आपको उतना ही खुश रखेगी, इसलिए दरख्त लगाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे बताइएगा हसनैन कि हर तस्वीर के जो है वो कई पहलू होते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। आपने ऐसी कौन सी यादगार तस्वीर खींची है जो कि आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, खा उसे अवार्ड मिला हो या ना मिला हो, और वो लम्हा, वो मोमेंट, वो जर्नी, क्योंकि आपको कई रोज़ लग जाते हैं क्लिक लेने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि जब आप बर्ड्स के लिए बैठते हैं तो एक जगह पे स्टैटिक बैठ जाते हैं, वो घंटों का नहीं दिनों का काम है। तो कोई ऐसा एक लम्हा हमारे साथ शेयर करें प्लीज़, जो कि तस्वीर आपकी एक यादगार रह गई। अच्छा देखिए, जब मैं मलेशिया जा रहा था तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे मलेशियन सन बेयर्स के ऊपर काम करना है, जो दुनिया में सबसे छोटे रीच जिसे कह लें वो हैं, और वो अपने बाकी कजन्स से थोड़े से मुख्तलिफ हैं कि वो हाइबरनेट नहीं करते, दे आर ओमनीवोरस, वो कोकोनट भी खाते हैं, वो टर्माइट्स भी खाते हैं, वो सब चीज़ें खाते हैं। तो वहाँ जो उनका कंजर्वेशन सेंटर था वो बिल्कुल रेन फॉरेस्ट के ऊपर था, और वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा था कि जब आफ्टर 2 साल की तगदो के बाद अपनी रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाए, परमिट्स हासिल किए, सब कुछ करने के बाद फाइनली जब मैं उसकी फिल्म मेकिंग के लिए जा रहा था और वहाँ जाके पहले छोटी सी हमारा ब्रीफ ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फिर हमने कैमरा उठाया और फील्ड में चले गए, तो वो एक यादगार लम्हा था। स्पेशली वो डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिल्म फेस्टिवल में चली हॉलीवुड कैलिफोर्निया में, तो मेरे लिए वो एक बिग ब्रेक थ्रू था। मेरे प्रोफेसर्स ने बड़ा साथ दिया उस वक्त उस प्रोजेक्ट में मुझे। हमारे प्रोफेसर ने, एक जो यूके से थे, उन्होंने कहा कि मेरी वॉइस ओवर अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते, तो उनसे मैंने फिर उनकी वॉइस ओवर की खिदमत हासिल की। इसी तरह एक और प्रोफेसर ने मुझे स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प आउट किया, तो वो मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। अच्छा, पाकिस्तान की अगर जाते जाते मैं आपसे जो है वेरी क्विकली एक चीज़ बस पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उसका आंसर भी आप जो है वो मुख्तसरन दीजिए। मुझे बताइएगा हसनैन साहब के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का सवाल एक मरतबा फरहान कुरैशी साहब ने हिटलर कुरैशी से किया था, तो उन्होंने तो कह दिया था कि अब्बा नहीं मानेंगे, बड़ी मुश्किल से मनाया गया था उन्हें। आपके साथ कोई ऐसे मसले मसाइल आए? नहीं ऐसे मसले मसाइल कोई नहीं आए, एंड माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। सिर्फ ये है कि जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पाकिस्तान में कर रहे होते हैं तो आपको फुल टाइम जो है ना, मतलब उसको देते भी हैं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई यू नीड टू हैव अ साइड हसल जहां से आपका एक ब्रेड एंड बटर चल रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान में वो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको फुल टाइम बिजनेस की जगह शौक को जो है वो शौक तक रखना चाहिए, और उस वक्त तक आप फुल टाइम बिजनेस ना बनाएं जब तक कि आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच हसनैन रज़ा, आप हमारे साथ थे, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही और बहुत कुछ जानने को मिला। और डेफिनेटली मैं भी जो हूँ वो नेचर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में तो नहीं जा सकता, हाँ ये ज़रूर है कि मरी के पहाड़ों पर बैठकर मैं चील कौवों की तस्वीरें ज़रूर खींचने की कोशिश करूँगा कि इंस्पिरेशन मिल सके। और नाज़रीन, अब चलते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब और जानते हैं कि मैं मरी के पहाड़ों पर तस्वीरें खींच पाऊँगा या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं उनसा शाह, जिनका आज हैप्पी टू यू है जी। उनसा हैप्पी टू यू। थैंक यू। ये जहरीला जेस्चर मुझे याद आया, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक जमाना था कि हमारी सुबह इसी जेस्चर से होती थी कि हैप्पी टू यू। सो हैप्पी टू यू जी। थैंक यू सो मच। तो केक भिजवा दें, थैंक्स की जरूरत नहीं है। नहीं थैंक यू, मैं केक खुद लेकर आऊंगी। अच्छा, यानी नहीं आ रहा केक, चले खैर हो गई। तो आज जो है अब पाकिस्तान जो है वो तो बाहर हो चुका है जी क्रिकेट से। हमारे जितने भी दिग्गज लोग थे, इंक्लूडिंग आपने भी कहा था वर्ल्ड कप तक तो जाएंगे हम फाइनल में, सब ने जो है वो ये खदशा जाहिर किया था कि हम चले जाएंगे, पर हम नहीं जा सके। हमने सबसे पहली ट्रॉफी जो है वो बल्कि हमने ट्रॉफी उठाई नहीं, मैंने टॉफ़ी उठाई, वो भी प्लेन में मिली थी कि ले जी आप खाने के बाद टॉफ़ी खा लें। अब वापस आ गए हैं। बाबर आजम साहब की कप्तानी का मुस्तकबिल, यानी बाबर आजम के सितारे, उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? उनकी फेवर में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? इस वक्त तो बड़े तलवारें नजर आ रही हैं कि नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो इनके जो है कार्रवाई मुझे लग रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में हैं, कुछ लोग इनके फेवर में भी हैं,
और लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी है जो भी इस वक्त हालात जो बाबर आजम के खिलाफ चल रहे हैं वो एक टेम्परेरी एनर्जी है, वक्ती तौर पर ये हालात है। उसके बाद यहाँ पर क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो उनकी पोजीशन जो है वो स्टेबल रहेगी। एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ कार्रवाई तो होगी इनके खिलाफ, कुछ मीटिंग्स वगैरह इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वो तो आज दोपहर में ही है। जी तो लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है वो बाबर आजम का जो है वो कैप्टनसी में कोई ऐसा नहीं है कि उनसा आपने अभी बताया कि क्वीन का कार्ड जो है वो निकल आया है। 7 लाख रुपए की जो उन्होंने शेरवानी खरीदने की अफवाहें चल रही थी इंडिया में, कहीं ये क्वीन वही तो नहीं है जो किंग बाबर की जो है एक खुशखबरी सुनने को मिल जाए? लग तो ऐसे ही रहा है। यहाँ पर जो मैंने कार्ड निकाला है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नई शुरुआत करने की इनकी ख्वाहिश है, अपनी लाइफ की बिगनिंग कर रहे हैं, तो एक्साइटेड बहुत हैं, खुश बहुत हैं और शादी के काफी चांसेस लग रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स अ गुड न्यूज कि शादी के चांसेस लग रहे हैं। अच्छा खैर, वर्ल्ड कप चल रहा है तो हमने कहा वर्ल्ड कप में फिनाले में हम तो है नहीं, लेकिन कोई तो है, तो क्या लग रहा है कौन जा रहा है फिनाले की जानिब? 4 टीमें आपके सामने हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आज एक अहम मैच होने जा रहा है वैसे न्यूजीलैंड और इंडिया का सेमीफाइनल। आज पता चल जाएगा कि कौन सी एक टीम फाइनल जा रही है। देखिए, एक तो टीम जो लग रही है यहाँ पर इंडिया है, जियो पैंथर्स का कार्ड है, जो बिल्कुल 100% श्योर लग रही है। इंडिया तो है फिनाले में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कार्ड बड़ा जबरदस्त है, पेंटिकल्स का 10 का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान फाइनल मैच। ओके, जबरदस्त हो गया। अच्छा, हॉरोस्कोप पर आ जाएं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, ख्याल बहुत अच्छा है आपका और मेरा। शादियां करवाते हैं, आ जाएं। एरीज के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो लोनली फील कर रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, और जो मैरिड हैं उनके लिए भी लोनलीनेस का कार्ड है। काम का बहुत अच्छा कार्ड है, बिजनेस का, फाइनेंसेस का, मनी आ रहा है, जो उन्होंने बहुत मेहनत की है काफी अरसे से, अब फल मिलने का टाइम है एरीज वालों के लिए। तो खुशखबरी है, गुड न्यूज भी है, हैप्पीनेस लग रही है, और यहाँ पर पैसा भी आ रहा है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कोई प्रॉफिट हो सकता है एरीज वालों को। अब टॉरस वाले जो हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक एनर्जी लग रही है, शादी के भी टॉरस वालों के चांसेस हैं और रोमांस के चांसेस हैं, लव, इमोशंस, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं। पार्टनरशिप पे अगर काम करें, अपना कारोबार करें तो भी अच्छा है। जेमिनाई वालों के लिए भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जेमिनाई वाले एक तो अपने एंगर इशू को कंट्रोल करें, गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है, चाहे शादी का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे कारोबार का हो, जॉब का हो, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। ओके जी, मतलब कंट्रोल, उदय कंट्रोल वाला जो है मीम डाउनलोड करके रख लें जी। यहाँ पर कैंसेरियंस के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कैंसेरियंस को सेविंग करने की जरूरत है, खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं दोस्तों पे, फैमिली पे, अपने आप पे, तो सेविंग करने की कैंसेरियंस को बहुत ज्यादा शायद जरूरी है, अदरवाइज आगे जाके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। कैंसेरियंस के बाद है लियो वाले क्वीन ऑफ कप्स, और ये भी सेल्फ केयर का कार्ड होता है कि सेल्फ ग्रूमिंग पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए, अपनी जात पे तवज्जो दीजिए, सेल्फ लव, खुद से प्यार कीजिए, दूसरे काम, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपने ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है। लियो के बाद वर्गो है, वर्गो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अगर पास्ट में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, लॉसेस हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, ब्रेकअप हुआ है, कोई भी हालात गुजरे हैं वर्गो वाल, अब जो है वो टाइम आ गया है न्यू बिगिनिंग्स का, वो चीजें खत्म हो रही हैं, अब आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी नजर आ रही है। लिब्रा वाले हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, थोड़ा इंट्यूशन, इनका गट फीलिंग कुछ कहेगी, कुछ ख्वाब उनको ऐसे नजर आ सकते हैं जो ट्रू ड्रीम्स हो सकते हैं। लिब्रा वाले अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी के किसी भी हवाले से, तो आपने जो है अपने गट फीलिंग को फॉलो करें, इंट्यूशन को फॉलो
करें आपकी छठी हिस्स क्या कहती है कि क्या होना चाहिए। स्कॉर्पियो द वर्ल्ड का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड है। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, ट्रैवलिंग बहुत जबरदस्त रहेगी, शादी के स्कॉर्पियंस के बहुत जबरदस्त चांसेस हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो एक जबरदस्त एनर्जी स्कॉर्पियंस की लग रही है। सेजिटेरियस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर थोड़ी डिलेज हो सकते हैं, कामों में रुकावटें आ सकती हैं, शादी में रुकावट आ सकती है और चीजें जो है वो स्लो चलेंगी, बिजनेस जॉब चीजें जो सारी जो है आपकी स्लो चलेंगी। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, तो कोशिश करें किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करें। और दूसरा, अगर आपका कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही, सही चीजें चल नहीं रही हैं, आपका रिलेशन या जॉब या करियर, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप आपने नहीं करना है। नेचर, कुदरत, अल्लाह ताला की साथ आपके साथ है, तो आपने फाइट करना है, स्ट्रगल करनी है, ठीक है, हिम्मत नहीं। अभी तो आपने कहा लड़ाई नहीं करनी है, फिर कह रही है फाइट करनी है। नहीं, कोई फाइट नहीं, मतलब स्ट्रगल करनी है। अच्छा, मतलब ओके बकल अप, ला करेंगे तो, और लेकिन झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ, झगड़ा नहीं करना है, मतलब मैं ये वाले जो है, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक्वेरियस वाले बहुत सोच रहे हैं और बी प्रैक्टिकल। कोई भी अगर फैसला लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, इमोशनल कोई भी आपने नहीं करना है फैसला, प्रैक्टिकल होना है और थोड़ा सख्ती से भी, यानी कि अपना थोड़ा सा फायदा देखना है कि आपका फायदा कहाँ पर है, और सोच समझ के बड़ा एनालिटिकल मुझे सिचुएशन लग रही है एक्वेरियस वालों की। तो थोड़ा टफ टाइम, मुश्किलात हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। पाइसेस वालों के लिए भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, हो सकता है ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रैवल पर जा रहे हैं, या अगर जाने की ख्वाहिश है काम करने के हवाले से, स्टडी के हवाले से किसी की, तो बहुत जबरदस्त रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के साथ रहेगी, इंटरैक्शन, मीटिंग्स हो सकती हैं, शादी के लिए भी बातचीत शुरू हो सकती है पाइसेस वालों की। ओके जी, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब वापस क्रिकेट पर आते हैं, क्योंकि आज बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है ज़का अशरफ साहब की, तो कुछ भी फैसले हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मुतवक्का है कि हो जाएं और अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं। शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी जो है वो बड़ी गर्दिश में है कि हो सकता है T20 का कप्तान उन्हें बना दिया जाए। शाहीन के कार्ड इस वक्त उनकी फेवर में हैं, नहीं हैं, क्या है? क्योंकि वर्ल्ड कप में तो उनकी परफॉर्मेंस, मैं तो ये कहूँगा कि उन्हीं की परफॉर्मेंस काम आई, बाकी अगर कदरे बेहतर कोई बॉलर चले हैं तो वो शाहीन शाह अफरीदी थे। अदी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़हीम। आजकल जो है ना शाहीन शाह अफरीदी छाए हुए। मेरे पास जो कार्ड कह रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये बहुत बड़ा कार्ड होता है। किंग का कार्ड यानी कि मुझे लगता है कि अथॉरिटी मिल सकती है इनको। तो अगर कैप्टन नहीं तो कोई वाइस कैप्टन हो सकता है या कोई अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी इनको, और फेम मिल रहा है इनको, फेम भी मिल रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, और इनकी जो परफॉर्मेंस है आगे जाके फ्यूचर में बहुत इम्प्रूव होगी। मैच्योरिटी के साथ जो है वो खेलेंगे। हाँ, क्योंकि इनकी कप्तानी अच्छी रही है। अगर हम PSL की बात करें तो PSL में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, 2 बार ट्रॉफी भी जितवा दी है और बड़ा अच्छा खेले हैं, लाहौर की नुमाइंदगी करते रहे। आगे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है शाहीन शाह अफरीदी का। किंग का कार्ड है तो ऑब्वियसली छाए रहेंगे ये, स्पेशली PSL में तो मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द प्लेयर हम इसको कह सकते हैं। ओके, चलें भाई, बड़े अच्छे जो है वो आपके सितारे आ गए शाहीन साहब, और उनसा थैंक यू वेरी मच। एक मरतबा फिर आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपका दिन है, एंजॉय कीजिए अपने दिन को। खुश, हमारी पूरी टीम की दुआएं ये हैं कि बहुत जल्द केक आ जाए, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा उनसा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी जो है वो करीब आ गया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।